हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है ब्राइट आइज इन द डार्क। एपिसोड 1 की शुरुआत में 2014 का वक्त दिखाया जाता है। पेशाओ सिटी की एक हाउसिंग सोसाइटी में आग लग गई होती है। अब इस ड्रामा की फीमेल लीड नैन को दिखाया जाता है जो कि आग लगने की वजह से अपने कमरे में फंस चुकी होती है। अब नैन को बचाने के लिए कमरे में एक फायर फाइटर आता है जो कि इस ड्रामा का मेन लीड है। ये नैन से कहता है कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। अब लू शाओ जब नैन को कमरे से बाहर लेकर आ रहा होता है तो नैन की आंख खुलती है। ये लू शाओ का चेहरा तो नहीं देख पाती, लेकिन ये लू शाओ के यूनिफॉर्म पर लगे हुए डिवीजन नंबर को देख लेती है। इस रेस्क्यू मिशन के बाद लू शाओ फायर ब्रिगेड के स्पेशल डिवीजन आता है। लू शाओ भी अंदर जाता है कि इतने में यहाँ पर नैन आ जाती है। अब गार्ड नैन से पूछता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, तो नैन कहती है कि मैं यहाँ पर एक फायर फाइटर से मिलने के लिए आई हूँ। गार्ड नैन से उस फायर फाइटर का नाम पूछता है तो नैन कहती है कि मुझे नाम तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे उसका सीरियल नंबर मालूम है। कैप्टन वू लू शाओ से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो लू शाओ कहता है कि मैं यूनिट लीडर शू का फायर सूट वापस करने के लिए आया हूँ। पिछले मिशन पर जाते हुए गलती से यूनिट लीडर शू का फायर सूट ले गया था। कैप्टन वू कहते हैं कि तुम मेरे पीछे आओ। यूनिट लीडर शू की डेथ हो गई होती। कैप्टन वू कहते हैं कि यूनिट लीडर शू की फैमिली उनका सामान लेने के लिए भी आती ही होगी। लू शाओ यूनिट लीडर शू के सामान के साथ इनका यूनिफॉर्म भी रख देता है। अब कैप्टन वो नैन से मिलने के लिए आ जाते हैं। कैप्टन वो नैन से पूछते हैं कि तुम आखिर इस फायर फाइटर से क्यों मिलना चाहती हो। नैन कहती है कि क्योंकि इस फायर फाइटर ने मेरी जान बचाई थी तो मैं उसको थैंक्स बोलना चाहती हूँ और उस फायर फाइटर का नाम भी जानना चाहती हूँ जिसने मेरी जान बचाई थी। कैप्टन वो कहते हैं कि तुम्हें आने में देर हो गई है। उस फायर फाइटर का नाम शुजियान फे था। अभी हाल ही में अर्थक्वेक रेस्क्यू मिशन में उसकी डेथ हो गई है। ये सुनकर नैन शॉक हो जाती है। सीरियल नंबर की वजह से नैन को ये बात मालूम नहीं होती कि असल में इसकी जान लू शाओ ने बचाई थी। अब नैन जब यहाँ से वापस जा रही होती है तो इसकी नजर लू शाओ पर पड़ती है, लेकिन नैन लू शाओ पर सरसरी सी ने गार्ड डालकर यहाँ से चली जाती है। 2014 में लू शाओ सादमे के घर पर जाता है जिसने अर्थक्वेक रेस्क्यू मिशन के दौरान इनकी बहुत मदद की थी। लू शाओ यू को भी रेस्क्यू टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है और लू शाओ के सजेशन पर यू रेस्क्यू टीम ज्वाइन भी कर लेता है। आज नैन जब अपने क्लब में प्रैक्टिस कर रही होती है तो कुछ देर बाद यहाँ पर फायर फाइटर्स आ जाते हैं। लू शाओ होकर कहता है कि हमें रिपोर्ट किया गया था कि यहाँ पर आग लग गई है। ये सब सुनकर बहुत हैरान होते कहते हैं कि हमने तो कॉल नहीं की थी। अब यहाँ पर इस घर की ऑनर आ जाती है, कहने लगती है कि देखो तुम लोगों ने मेरे घर का क्या हाल कर दिया है। तो नैन कहती है कि यहाँ पर आग नहीं लगी, ये गलतफहमी है। तो ऑनर कहने लगती है कि तो फिर यहाँ पर फायर फाइटर्स क्या कर रहे हैं। वैसे भी तुम लोगों का किराया 6 महीने लेट हो गया है, तुम लोगों को आज ये जगह छोड़कर जानी पड़ेगी। इस क्लब का डायरेक्टर ऑनर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि आप प्लीज हमें 1 महीने का वक्त दे दें। तो ये ऑनर कहती है कि मुझे अब तुम लोगों को अपना घर रेंट पर देना ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि अगर मेरे घर को कोई भी नुकसान पहुंचा तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अब लू शाओ के पास फायर फाइटर यहाँ की सीसीटीवी फुटेज लेकर आ जाता है। लू शाओ ये फुटेज देखकर कहता है कि मैम आप तो हमारा बाहर ही इंतजार कर रही थी। कॉल भी ऑनर ने खुद ही की होती है। ऑनर कहने लगती है कि मैंने बाहर धुआं देखा था। तो लू शाओ कहता है कि आपको जो भी कहना है वो आप पुलिस स्टेशन में जाकर कह सकती हैं। अब पुलिस ऑनर को फेक रिपोर्ट करने की वजह से यहाँ से लेकर चली जाती है। लू शाओ जब यहाँ से जा रहा होता तो नैन उसको थैंक्स बोलने के लिए आती है। लू शाओ कहता है कि तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रही हो। तो नैन कहती है कि तुमने आज हमारी बहुत मदद की है। तो लू शाओ कहता है कि ये तो मेरा काम है। अब डायरेक्टर के पास इस क्लब को चलाने के लिए पैसे नहीं होते तो ये नैन से कहता है कि मुझे लगता है कि अब हमें इस क्लब को बंद करना पड़ेगा। नैन ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। आज रात में यू अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है। इसकी वाइफ कहती है कि माओ माओ तुम्हारे साथ अम्यूजमेंट पार्क जाने की जिद कर रही, क्या तुम इस हफ्ते वापस आ सकते हो। यू कहता है कि मैं इस महीने वापस नहीं आ सकता, इस बार छुट्टी की बारी तो मेरी थी, लेकिन मेरे एक टीम मेट की मदर इन लॉ हॉस्पिटल में है तो मैं उसकी जगह ड्यूटी देने वाला हूँ। यू की वाइफ कहने लगती है कि क्या तुमने उस बारे में सोचा जो तुमसे डैड ने कहा था। यू कहते हैं कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये कहने लगती है कि वो तुम्हें स्ट्रक्चरल इंजीनियर के तौर पर हायर करना चाह रहे हैं, इतनी अच्छी ऑफर है, तुम्हें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इस जॉब की सैलरी तुम्हारी सैलरी से कहीं ज्यादा है और तुम मामा के साथ भी ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाओगे। ये बातें बाहर खड़ा लू शाओ भी सुन रहा होता है। यू की वाइफ कहती है कि आज मामा को स्कूल में उन एक्टिविटीज के बारे में लिखने को कहा गया जो उसने अपने डैड के साथ किए, लेकिन मामा कुछ भी नहीं लिख पाई। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी जॉब से बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं तुम्हें जॉब चेंज करने के लिए सिर्फ मामा की वजह से ही कह रही हूँ। लू शाओ यू के पास आता कहता है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। इस वीक छुट्टी की बारी मेरी है, लेकिन मेरे पास करने के लिए कुछ है नहीं, तो क्या तुम मेरी जगह छुट्टी लेकर घर जा सकते हो। ये सुनकर यू खुश हो जाता है और लू शाओ को इसके लिए थैंक्स बोलता है। अब नैन मिस्टर ली के पास आ जाती है और कहती है
है कि अब से मैं डांस क्लब में ही रहूंगी। ये सुनकर मिस्टर ली बहुत हैरान होते हैं तो नैन कहती है कि मैंने अपना घर रेंट पर दे दिया है, जैसे ही मुझे रेंट मिलेगा तो वो पैसे मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगी। मिस्टर ली कहती है कि अगर ये पैसे तुम मुझे दे भी दो तब भी हम ज्यादा टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन नैन कहती है कि इस क्लब को चलाने के लिए मैं कुछ दूसरी जॉब्स भी करने के लिए तैयार हूँ। नैन को यकीन होता है कि ये लोग जल्दी इस मुश्किल टाइम से निकल जाएंगे। आज मिस्टर ली ने सबको डिनर की ट्रीट दी होती है। नैन कहती है कि कितने अरसे बाद ये सब लोग आज बहुत खुश हैं। मिस्टर ली नैन से कहते हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हें डांस करने से रोकती है, उसके बावजूद तुमने कभी गिव अप क्यों नहीं किया। तो नैन कहती है कि डांसिंग मेरा सपना है जिस पर मैं गिव अप नहीं कर सकती हूँ। मिस्टर ली कहते हैं कि और मेरा सपना इस डांस क्लब को चलाना है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे अंदर इस डांस क्लब को चलाने की एबिलिटी नहीं रही। नैन से कहते हैं कि अगर मैंने कभी गिव अप कर दिया तो मैं चाहता हूँ कि इस डांस क्लब को तुम चलाओ। आज फिर से हाउस की ऑनर नैन के पास आती हूँ। ये बहुत गुस्से में होती है, कहती है कि तुम्हारे पास एक हफ्ते का वक्त है, अगर एक हफ्ते में तुम लोगों ने मुझे रेंट नहीं दिया तो तुम लोगों को मैं यहाँ से निकलवा दूंगी। अब नैन को जल्द से जल्द पैसों की जरूरत होती है तो ये मिस्टर शन की एजेंसी आ जाती है। मिस्टर शन इसको कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे प्रोजेक्ट का 60% मिलेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट 3 सालों का है। नैन कहती है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मुझे 3 लाख यौन चाहिए और मुझे इस बात की भी परमिशन हो कि मैं अपने फ्री टाइम में डांस प्रैक्टिस कर सकती हूँ। मिस्टर शन कहते हैं कि तुम चेयरमैन हान से बात कर लो, अगर उन्हें कोई एतराज नहीं है तो फिर मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगा। अब मिस्टर शन चेयरमैन हान को कॉल कर लेता है। चेयरमैन हान कहते हैं कि मैं तुम्हारी शर्त एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर तुम्हें तुम्हारे प्रोजेक्ट का सिर्फ 30% ही मिलेगा और कॉन्ट्रैक्ट भी 10 सालों का होगा। नैन कहती है कि मुझे मंजूर है। नैन जहाँ पर आई होती है यहाँ पर शूटिंग चल रही होती है। शूटिंग के दौरान गलती से यहाँ पर आग लग जाती है। अब लू शाओ यहाँ पर अपनी टीम के साथ आ जाता है। लू शाओ नैन को मास्क पहनाते हुए कहता है कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगा। लू शाओ नैन को लेकर बाहर आता है। जब इसको हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा होता है तो नैन ये देखने की कोशिश कर रही होती है कि इसकी जान किसने बचाई है। नैन तो ड्रिप लगवाने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन मिस्टर ली की हालत खराब लग रही होती है तो नैन कहती है कि मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जब नैन पानी लेकर वापस आ रही होती है तो इसकी मुलाकात लू शाओ से हो जाती है। नैन लू शाओ को आज के लिए और उस दिन के लिए थैंक्स बोलती है। लू शाओ कहता है कि उस दिन तो हम सिर्फ अपना काम कर रहे थे। नैन कहती है कि अगर तुम लोग उस वक्त ना आते तो हमारी लैंडलॉर्ड हमें घर से निकाल चुकी होती। लू शाओ कहता है कि तुम लोगों के डांस क्लब का क्या हुआ। तो नैन कहती है कि हमने उसको मैनेज कर लिया है। लू शाओ कहता है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें इस सब के लिए मुझे बार बार थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। तो नैन कहती है कि मैं तुम्हें इसलिए थैंक्स बोलना चाहती क्योंकि मुझे 2 दफा फायर फाइटर्स ने बचाया है। आज तुमने मेरी जान बचाई और 5 साल पहले मेरे घर में आग लग गई थी, तब भी मुझे एक फायर फाइटर नहीं बचाया था, लेकिन जिस फायर फाइटर ने मेरी जान बचाई थी उसकी उसी मिशन में डेथ हो गई थी। मैं उन्हें कभी भी नहीं भूलूंगी, इसलिए मैं हमेशा यही विश करती हूँ कि आप लोग अपने हर मिशन के बाद सेफली वापस लौटें। लू शाओ इसके लिए नैन को थैंक्स बोलता है। नैन और लू शाओ आज एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। आज चेयरमैन हान का बेटा जियांग चाइना वापस आ जाता है। चेयरमैन हान का असिस्टेंट जियांग को पिक करने के लिए आया होता है तो जियांग असिस्टेंट से पूछता है कि हमारी कंपनी आर्टिस्ट क्यों हायर कर रही है। असिस्टेंट कहने लगता है कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में बिजनेस करना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए चेयरमैन हान कंपनी को एंटरटेनमेंट बिजनेस में ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं। उन्होंने तो इस पर काम शुरू भी कर दिया। मुझे लगता है कि चेयरमैन हान का ये प्लान है कि तुम इस कंपनी को चलाओगे। जियांग कहते हैं कि ये काम बहुत बोरिंग है, मैं नहीं करूंगा। असिस्टेंट कहने लगता है कि तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि कंपनी कितनी चेंज हो गई है। ये सुनकर जियांग कहता है कि मैं आर्टिस्ट की लिस्ट देखना चाहता हूँ। जब जियांग ये लिस्ट देख रहा होता है तो ये एक आर्टिस्ट जिसका नाम लीची होता है उसको बहुत गौर से देख रहा होता है। कहने लगता है कि आप अपने दुश्मनों को वाकई में अवॉइड नहीं कर सकते। अब दिखाया जाता है कि नैन जब इटली में पढ़ने के लिए गई हुई थी तो इसका दोस्त लिंचेस के पास आता है, कहता है कि मुझे एक बहुत अच्छी जगह मिली है, हम वहाँ पर जाकर डांस प्रैक्टिस करते हैं। नैन कहती है कि तुम मेरा इंतजार कर, मैं बस चेंज करके आती हूँ। इतने में जियांग यहाँ पर आ जाता है। ये बहुत ड्रंक होता है। नैन इससे कहती है कि माफ कीजिएगा लेकिन शॉप बंद हो गई है। जिस चीज की जियांग डिमांड कर रहा होता है वो इनके रेस्टोरेंट में अवेलेबल ही नहीं होती, लेकिन जियांग ये बात समझने को तैयार नहीं होता और कहता है कि मैं खुद ही बना लेता हूँ। नैन और लिन चीज को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जियांग इनकी बात ही नहीं सुन रहा होता तो नैन जल्दी से पुलिस को कॉल कर देती है और सिर्फ इसी वजह से पुलिस जियांग को अरेस्ट करके ले जाती है। अब जियांग अपने डैड से ऑफिस में मिलने के लिए आ जाता है। चेयरमैन हान जियांग से कहते हैं कि मैंने तुम्हें वापस इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक प्रोजेक्ट को तुम हैंडल करो। जियांग देखता है तो ये एक फायर प्रिवेंशन एजुकेशनल प्रोग्राम होता है। जियांग कहता है कि तुम बोरिंग शो कौन देखेगा, मैं ये नहीं करने वाला। चेयरमैन हान कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम मेरी इन्वेस्टमेंट भी डिजर्व नहीं करते हो, यहाँ से चले जाओ। जियांग कहता है कि ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इस प्रोग्राम
प्रोग्राम को अपने तरीके से हैंडल करूंगा। ये कहकर ये चला जाता है। चांग को असिस्टेंट की कॉल आती है और ये चांग को बताता है कि जिस वायलिनिस्ट को आपने मुझे ढूंढने के लिए कहा था, मैंने उसके साथ आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी है। दूसरी तरफ नैन को एजेंसी से जो पैसे मिले होते हैं उससे इसने पूरे साल का रेंट पे कर दिया होता है। मिस्टर ली के जाने के बाद अब इस डांस क्लब को नैन ही हैंडल कर रही है। अब लिंची नैन को कॉल करके कहता है कि मैं चाइना वापस आ गया हूँ और इससे मिलने के लिए बुलाता है। अब चांग इस बार में लिंची से मिलने के लिए आ जाता है। चांग लिंची से कहता है कि मिलान में मैंने सिर्फ लॉबिंग ही तो मांगा था और तुमने पुलिस को कॉल कर दी। लिंची कहता है कि पुलिस तो सिर्फ अपना काम कर रही थी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। लिंची चांग से कहता है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन चांग इसको यहाँ से जाने नहीं दे रहा होता। इतने में यहाँ पर नैन भी आ जाती है और ये देखती है कि ये सब लोग लिंची को तंग कर रहे हैं तो ये पुलिस को कॉल कर देती है। लिंची कहता है कि तुम आखिर चाहते क्या? चांग कहता है कि तुम क्यों ना मेरे लिए लॉबिंग बनाओ। इतने में नैन आकर कहती है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दी है। अब ये सब लोग पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। अब यहाँ पर लूशाओ आ जाता है तो लिंची कहता है कि तो बहुत गुस्से में लग रहा है, मैं क्या करूँगा। नैन हैरान होते हुए कहती है कि क्या ये तुम्हारा भाई है? लिंची कहता है कि हाँ। लूशाओ गुस्से में लग रहा होता है। ये लिंची से कहता है कि तुम अभी वापस आए हो और तुम मुझसे पुलिस स्टेशन में मिल रहे हो। लिंची कहता है कि ये गलत फहमी है। लूशाओ इसको चुप रहने के लिए कहता है तो नैन कहती है कि ये सही कह रहा है, चांग लिंची को बुली कर रहा था। चांग कहता है कि तुम गलत बयानी कर रही हो। लूशाओ कहता है कि तुम्हें जो भी कहना है तुम पुलिस ऑफिसर से कहो, हम पर उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अब लूशाओ जब पेपर वर्क कम्प्लीट कर रहा होता है तो इसको नैन का नाम मालूम होता है। ये सुनकर लिंची हैरान होकर कहता है कि क्या तुम इसको जानती हो? तो नैन कहती है कि हाँ, इसने मेरी 2 बार जान बचाई है। नैन को मिस्टर शेन की कॉल आती है जो कि इससे कहता है कि पुलिस स्टेशन के बाहर फोटोग्राफर्स चांग का इंतजार कर रहे हैं। तुमने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो तुम्हें इस तरह के किसी भी स्कैंडल से दूर रहना चाहिए। नैन लिंची से कहती है कि बाहर फोटोग्राफर्स से मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लिंची कहता है कि फोटोग्राफर्स तुम्हारा पीछा क्या कर रहे हैं। नैन कहती है कि मेरे पास अभी तुम्हें समझाने का वक्त नहीं है, अगली बार एक्सप्लेन कर दूंगी। अब लिंची यहाँ पर बीमार होने की एक्टिंग करता है। नैन और लूशाओ इसको यहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब जैसे ही चांग बाहर आता है तो ये फोटोग्राफर्स चांग की फोटोज खींच लेते हैं। लूशाओ लिंची के साथ डिनर के दौरान पूछता है कि तुम नैन को कैसे जानते हो। लिंची कहता है कि मिलान में नैन मॉडर्न डांस पढ़ रही थी, हम चाइनीज थे इसीलिए हमारी दोस्ती हो गई। ये सुनकर लूशाओ बहुत हैरान होता है तो लिंची कहता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं, मैं उसको डेट नहीं कर रहा हूँ। लिंची कहता है कि कल मैं डैड से मिलने के लिए जा रहा हूँ, क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो। लूशाओ कहता है कि कल मैं मसरूफियत से नहीं जा सकूंगा। लिंची कहता है कि मैं जब भी तुमसे डैड से मिलने के लिए कहता हूँ तुम हमेशा यही बहाना करते हो। लूशाओ कहता है कि तुम वापस आ गए हो तो मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लेता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर मॉम की कब्र पर जाएंगे। लिंची कहता है कि ठीक है। लूशाओ लिंची से पूछता है तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। तो लिंची कहता है कि मैंने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो मेरे लिए सोलो कॉन्सर्ट अरेंज करवा रही है। ये सुनकर लूशाओ बहुत खुश होता है। लिंची जब वापस जा रहा होता है तो लूशाओ इसको 5000 यॉन सेंड करता है। अब चांग जो फायर प्रिवेंशन पर प्रोग्राम बनाने वाला है वो प्रोग्राम लूशाओ के स्टेशन के पास आता है। इंस्ट्रक्टर यांग तो ये प्रोग्राम देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन लूशाओ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा होता। कैप्टन मैंग कहते हैं कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम दोनों इस बारे में जाकर सोच लो, फिर मुझे जवाब दे देना। आज इंस्ट्रक्टर यांग सभी फायर फाइटर्स को बताते हैं कि हम लोग एक शो शूट करने वाले हैं। ये न्यूज सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि इस शो के जरिए हम अपनी स्किल सबको दिखा सकते हैं। लूशाओ कभी भी शो में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा होता कि हमें अपना सारा फोकस ट्रेनिंग पर रखना चाहिए, लेकिन इंस्ट्रक्टर यांग कहता है कि मैंने इसीलिए सभी फायर फाइटर्स से उनका ओपिनियन मांगा था और सभी इस प्रोग्राम को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। लिंची नैन को बता रहा होता है कि जब से मैंने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तब से उन्होंने मुझे कोई भी बड़ा इवेंट नहीं दिया, मैं बस छोटे मोटे काम करता रहता हूँ। नैन कहती कि क्या तुमने अपनी कंपनी से बात नहीं की। तो लिंची कहता है कि मैं कंपनी से क्या बात करूँ, मार्केट इतनी छोटी है और वैसे भी किसी को भी मेरे ओन प्राइसेस के बारे में नहीं मालूम जो मैंने अब्रॉड में जीते हैं। नैन कहती कि क्या तुम्हारे भाई को ये सब कुछ मालूम है। लिंची कहता है कि मैं उसको ये बताने की हिम्मत भी नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक मेरी पढ़ाई का खर्चा वही उठा रहा था। नैन कहती है कि तुम्हारी हालत मुझसे बेहतर है, मेरे पास तो स्पॉन्सर भी नहीं है। लिंची कहता है कि मेरी कंपनी मेरे लिए एक सोलो कॉन्सर्ट अरेंज करवा रही है, तो मेरे कॉन्सर्ट पर डांस कर सकती हो। ये सुनकर नैन बहुत खुश हो जाती है। अब लिंची वापस आकर मिस्टर मा से बात करता है कि पहले ही पुलिस स्टेशन वाली बात की वजह से बहुत गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि अगर वो डांसर्स तुम्हारे कॉन्सर्ट पर डांस करेंगे तो फिर उनके कॉस्ट्यूम और ट्रेवल का खर्चा कौन उठाएगा। इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। आज रात में मिस्टर मा लिंची को अपने साथ डिनर पर ले आते हैं। लिंची यहाँ पर मिस्टर मा के गेस्ट के लिए वायलिन बजाता है और उसके बाद
मिस्टर मा इसको जबरदस्ती ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। लिनचिन से कह भी रहा होता है कि मैं और ड्रिंक नहीं कर सकता, लेकिन मिस्टर मा इसको जबरदस्ती ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। लिनचे की हालत काफी खराब हो गई होती है। ये लूशाओ को कॉल करता और कहता है कि मुझसे मेरी चाबियां गुम हो गई हैं। लूशाओ कहता है कि तुम घर पर मेरा इंतजार करो। अब लूशाओ लिनचे को घर के अंदर लेकर आता है। ये लिनचे से पूछता है कि तुमने आखिर इतनी ड्रिंक क्यों की। लिनचे कहता है कि आज मुझे मिस्टर मा अपने साथ क्लाइंट से मिलवाने के लिए लेकर गए थे और अपने कॉन्सर्ट के स्पॉन्सर के लिए मुझे इतना ड्रिंक करना पड़ा। ये सुनकर लूशाओ को लिनचे के लिए बुरा लग रहा होता है। ये इसको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाकर लेकर आता हूँ। लूशाओ जब इसके लिए नूडल्स बनाकर लेकर आता है तो ये सो चुका होता है। लूशाओ इसके ऊपर ब्लैंकेट देने के बाद यहाँ से चला जाता है। लिनचे की जब आंख खुलती है तो ये देखता है कि लूशाओ ने एक नोट लिखा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी हेल्थ तुम्हारी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। लिनचे नूडल्स खाते हुए बहुत इमोशनल हो जाता है। आज मिस्टर मा मिस्टर शेन को इसी प्रोग्राम के बारे में बताते हैं और ये इस प्रोग्राम में इनकी एजेंसी की एक एक्ट्रेस जी को हायर करना चाह रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर शेन नैन को रिकमेंड करते हैं। अब मिस्टर शेन नैन को कॉल करके इस प्रोग्राम के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि इस प्रोग्राम का प्रोड्यूसर चियांग है। इस सारे इंसिडेंट की वजह से चियांग कहता है कि मैं किसी को भी अपने शो पर हायर करने के लिए तैयार हूँ सिवाय नैन के। मिस्टर मा मिस्टर शेन इसको मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन चियांग नहीं मानता। अब नैन चेयरमैन हान से खुद मिलने के लिए आ जाती है और ये चेयरमैन हान से कहती है कि ये मेरी प्रॉब्लम है तो मैं इसको खुद ही सॉल्व करूंगी। अब नैन चियांग से बात करने के लिए आ जाती है। नैन चियांग से सॉरी करते कहती है कि अगर तुम कहो तो मैं सब कुछ क्लैरिफाई करने के लिए स्टेटमेंट लिख देती हूँ। चियांग कहता है कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं तुम्हें इस शो में नहीं लूंगा। नैन कहती है कि मेरे डांस क्लब के लिए ये शो बहुत जरूरी है। चियांग कहता है कि तुम यहाँ पर अपना वक्त जाया नहीं करो। नैन कहती है कि तुम मुझे ये मौका देकर देखो, अगर तुम इस शो को हिट बनाना चाहते हो तो मुझे लगता है कि मैं बेस्ट चॉइस हूँ। चियांग कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। नैन कहती है क्योंकि 5 साल पहले मैं खुद ये सब एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। नैन कहती है कि अगर तुम मुझे ये जॉब नहीं भी देते तब भी मैं यही विश करूंगी कि तुम्हारा शो सक्सेसफुल हो, क्योंकि ये हीरोज डिजर्व करते हैं कि लोग इन्हें जाने। ये कहने के बाद नैन चली जाती है। अब चियांग मिस्टर हान को कॉल करके कह देता है कि मैं नैन को शो पर हायर करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मिस्टर शेन बहुत खुश हो जाता है। चियांग लूशाओ से कहता है कि पूरे स्टेशन में सबको मालूम हो गया है कि यू रिजाइन करके जा रहा है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें उसके लिए कोई फेयरवेल पार्टी अरेंज करनी चाहिए। लूशाओ कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। यांग कहता है कि हमें इस शो में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। देखो फायर फाइटर्स की फैमिलीज भी उन्हें पूरी तरह से नहीं समझ सकती। आज यांग शो के बारे में डिस्कशन करने के लिए स्टेशन आता है। लूशाओ कहता है कि इस शो के दौरान फायर फाइटर्स की नॉर्मल ट्रेनिंग डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए और दूसरा ये कि स्टेशन के जो रूल्स हैं वो सबको फॉलो करने होंगे। अगर किसी ने रूल्स की खिलाफ वर्जी की तो मैं उसी वक्त शो की शूटिंग रुकवा दूंगा। चियांग कहता है कि आप इसकी फिक्र नहीं करें, इस शो के लिए हमने कोई भी स्क्रिप्ट तैयार नहीं की क्योंकि हम लोग फायर फाइटर्स की रियल लाइफ को कैप्चर करने वाले हैं। अब सभी गेस्ट स्टेशन आ जाते हैं। नैन साइड पर खड़ी होती तो लूशाओ यांग से पूछता है कि ये लड़की कौन है, तो यांग कहता है कि ये न्यू कमर है, इसका नाम नैन है। इतने में ये अलार्म बज जाता है और लूशाओ यांग से कहता है कि तुम इन सबको संभालो, मैं अपनी टीम को लेकर जा रहा हूँ। अब यांग इन सबको वेलकम कहने के लिए आता है तो जी यांग से कहती है कि क्या हम अंदर चलकर बात नहीं कर सकते, यहाँ तो बहुत गर्मी है। यांग कहता है कि अगर तुम लोग वाकई में फायर फाइटर की लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो फिर तुम लोगों को इस अम्ब्रेला को साइड पर रख देना चाहिए। अब चियांग यहाँ पर आ जाता है तो ये सुनकर यंदाई और जी बहुत हैरान होती है कि ये यहाँ पर जो भी बोलेंगे वो रिकॉर्ड होगा। ये सुनकर यंदाई को बहुत गुस्सा आता है। ये कहती है कि अगर मुझे ये पहले मालूम होता तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आती। चियांग कहता है कि जिसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर बेस्ट होगी उसको अगले वेब ड्रामा में लीड रोल मिलेगा। ये सुनकर जी तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। लूशाओ स्टेशन वापस आते ही इन सब से कहता है कि जब तक आप लोग यहाँ पर हैं आपको स्टेशन के रूल्स को फॉलो करना होगा और जो भी इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा उसे ये टीम छोड़कर जाना होगा। ये कहकर लूशाओ चला जाता तो चियांग को इसकी बातों सुनकर गुस्सा आ रहा होता है। कहने लगता है कि ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे सारा स्टेशन इसका है। अब नैन शाओ और शेन के साथ जॉगिंग कर रही होती है। नैन इससे पूछती है कि क्या लिन चाओ तुम लोगों का मास्टर है, तो ये दोनों बताते हैं कि हाँ, क्योंकि अर्थक्वेक में लिन चाओ ने हमारी जान बचाई थी, तभी हम दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि दूसरों की मदद करने के लिए हम भी फायर फाइटर्स बनेंगे। नैन भी इनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती है। देखकर जी को वो जलन हो रही होती है कि इसने कितनी जल्दी दोस्ती भी कर ली है। यंदाई कहती है कि वो जो
जो कर रही तुम उसको करने दो, तुम बस अपने काम से काम रखो। अब लंच के दौरान यहाँ पर चियांग रिकॉर्डिंग करवा रहा होता है कि यहाँ की कुक से कुछ सवाल पूछना चाह रहा होता है, लेकिन यहाँ पर लिन चाओ आता और इससे कहता है कि ये यहाँ का रूल है कि खाने के वक्त कोई भी शोर नहीं कर सकता। ये सुनकर चियांग ना चाहते हुए यहाँ पर बैठ जाता है। लिन चाओ नैन से कहता है कि क्या तुम्हें हमारा खाना नहीं अच्छा लगा? नैन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस इतना ही खाती हूँ। लिन चाओ कहता है कि मैं तुम सब लोगों को रिमाइंड करवा रहा हूँ कि ट्रेनिंग काफी टफ है, इसलिए अगर तुम लोग सिर्फ इतना सा खाना खाओगी तो बेहोश भी हो सकती हो। अब गेस्ट को लिन चाओ फायर एक्सटिंग्विशर चलाने की ट्रेनिंग दे रहा होता है। ये नैन से कहता है कि पहले तुम आकर ट्राई करोगी। लिन चाओ नैन को फायर एक्सटिंग्विशर चलाने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, लेकिन नैन आग को देखकर ट्रॉमेटाइज हो जाती है। नैन यहाँ पर खड़ी बस देखे जा रही होती है, इसलिए लिन चाओ को ही ये आग बुझानी पड़ती है। लिन चाओ बहुत गुस्से में नैन से कहता है कि आखिर तुम कर क्या रही थी? आग तुम्हारे पास आ रही थी और तुम यहाँ से भागी ही नहीं। नैन लिन चाओ से सॉरी करती है तो लिन चाओ कहता है कि क्या तुम्हें आग से डर लगता है? नैन कहती है कि हाँ। लिन चाओ को याद आता है कि नैन ने इसे इस बारे में बताया भी था। चियांग लिन चाओ से इस एक्सीडेंट के लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि गेस्ट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, ये उन्हें चीयर अप कर रहा होता है। तो लिन चाओ कहता है कि इसमें अच्छा क्या था? लिन चाओ कहता है कि क्या तुम लोगों ने गेस्ट इनवाइट करने से पहले उनके बारे में रिसर्च नहीं की? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि उसे आग से डर लगता है? अगर यहाँ पर कुछ गलत हो जाता तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लेते? चियांग कहता है कि मुझे नैन के एक्सपीरियंस के बारे में मालूम था, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि उसे अभी भी आग से डर लगता है। लेकिन इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, उसे आग से डर लगता है, लेकिन उसने फिर भी अपने फियर को खत्म करने के लिए कोशिश तो की है। लिन चाओ बहुत गुस्से में होता है, कहता है कि अगर तुम इनसे एक्टिंग ही करवाना चाहते तो फिर तुम इन्हें बाहर ले जाओ, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है। चियांग कहता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? लिन चाओ कहता है कि मैं शूटिंग रुकवा रहा हूँ, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही? ये सुनकर चियांग को भी गुस्सा आ जाता है। होंग जल्दी से चियांग के पास आता है, कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। रात में नैन लिन चाओ की बातों के बारे में सोचकर अपसेट होती है। ये शेगो को मैसेज करती है कि मुझे भूख लगी है, क्या मुझे इस टाइम कुछ खाने को मिल सकता है? तो शेगो नैन को एक रूम में ले आती है, कहती है कि मैंने शूटिंग के दौरान देखा था कि जब भी फायर फाइटर्स को भूख लगती है तो वो यहीं पर आते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों को स्नैक्स मिल जाते हैं। जैसे ये दोनों कैबिनेट को खोलती हैं तो उसमें से सारे स्नैक्स नीचे गिर जाते हैं। ये दोनों जल्दी से सारे स्नैक्स वापस रखती हैं। शेगो नैन से कहती है कि मुझे क्रू मीटिंग के लिए जाना होगा। लिन चाओ को इस रूम से आवाज सुनाई दे रही होती तो ये पूछता है कि अंदर कौन है। ये अंदर देखने के लिए चाहता है, लेकिन यहाँ पर इसको नैन दिखाई नहीं देती तो ये चला जाता है। नैन अब जल्दी से इस कैबिनेट में ये स्नैक्स वापस रख रही होती कि इतने में ही लिन चाओ फिर से आ जाता है। अब नैन जब यहाँ से जा रही होती तो लिन चाओ से कहता है कि मैंने तुम्हें आज डांटा था ना, तुम उसको पर्सनली मत लेना। नैन कहती कि गलती मेरी थी, मैं फायर को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन इस सब में चियांग की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी सिचुएशन के बारे में क्रू को नहीं बताया था। लिन चाओ कहता है कि अगर तुम्हें आग से डर लगता है तो फिर तुम इस शो पर क्यों आई? नैन कहती है कि अगर उस दिन वो फायर फाइटर मेरी जान नहीं बचाता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। मैं जानती हूँ कि ये शो बहुत मीनिंगफुल है, इसीलिए मैं इस शो पर आई हूँ। ये लिन चाओ से कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं अपने डर पर काबू पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। लिन चाओ यहाँ से इसको चॉकलेट निकाल कर देता है, कहता है कि जब तुम्हें दोबारा भूख लगे तब तुम ये खा सकती हो। नैन लिन चाओ को थैंक्स बोलकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही अलार्म बज जाता है तो लिन चाओ गेस्ट और क्रू को भी अपने साथ आने के लिए कहता है। एक स्टीम बन शॉप में आग लग गई होती है। लिन चाओ यहाँ पर एक छोटी बच्ची को रेस्क्यू करता है। जो शॉप का ऑनर होता है वो अपनी शॉप और घर का ये हाल देखकर रोने लगता है। यहाँ पर जो मेडिकल स्टाफ होता है वो इस बच्ची के पेरेंट्स से कहता है कि आपको चेकअप के लिए इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। तो इस बच्ची की मॉम बताती है कि मेरी बेटी को ल्यूकीमिया है, इसे हर हफ्ते मेडिकल चेकअप के लिए जाना पड़ता है, लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इसको अभी चेकअप के लिए लेकर जा सके। इस फैमिली की कंडीशन देखकर सबको ही बहुत बुरा लग रहा होता है। इस बच्चे का ध्यान बटाने के लिए नैन इसको कुछ हैंड मूव सिखा रही होती है। ये देखकर यूं मुस्कुराने लगता है। अब ये अपनी वाइफ को कॉल करता है और आज के इंसिडेंट के बारे में बताता है। ये कहता है कि तुम मुझसे अक्सर ये सवाल करती हो कि मैं फायर फाइटर क्यों बनना चाहता हूँ। बात मेरी चाहने या ना चाहने की नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों को मेरी मदद की जरूरत है। ये अपनी वाइफ को भी कन्विंस कर लेता है कि ये अपनी ही जॉब को कंटिन्यू करना चाहता है। वापस आकर ये सबको बता देता है कि मैं रिजाइन नहीं कर रहा हूँ। ये सुनकर सभी काफी खुश हो जाते हैं। आज के इंसिडेंट के बाद चियांग लिन चाओ के पास आता है और इसे कहता है कि मैं भी इस शो को एज अ गेस्ट ज्वाइन करना चाहता हूँ। लिन चाओ ये सुनकर बहुत हैरान होता है तो चियांग कहता है कि मैं अब्रॉड में एक्सट्रीम स्पोर्ट्स खेला करता था, इसलिए मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। लिन चाओ मान जाता है। आज लिन चाओ इनकी बेसिक ट्रेनिंग शुरू करवा देता है और इस ट्रेनिंग में चियांग भी होता है। लिन चाओ कहता है कि फायर सीन पर सही से दिखाई नहीं देगा, इसीलिए सब एक दूसरे के शोल्डर स्ट्रैप पकड़ लेंगे। लिन चाओ नैन को भी अपना शोल्डर स्ट्रैप पकड़ने के लिए कहता है। ये सुनकर नैन को याद आने लगता है कि उस फायर फाइटर ने भी नैन से यही कहा था। लिन चाओ नैन को बताता है कि मैं तुम्हें शोल्डर स्ट्रैप पकड़ने के लिए कह रहा हूँ। अब ये बाकी सबसे कहता है
कि तुम लोग यही एक दूसरे के साथ ट्राई कर लो। अब नैन शेगुआ को अपने साथ डांस क्लब लेकर आती है। ये शेगुआ को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। नैन यान को अपने साथ ऑफिस में लेकर आती है और कहती है कि ये मुझे शो की सैलरी मिली है। मैंने एक बहुत अच्छे कोरियोग्राफर से भी बात की है, अगर वो हमारी टीम को ज्वाइन कर लेता है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस साल का कॉन्टेस्ट जीत सकते हैं। यान ये देखकर इमोशनल हो जाती है और नैन से कहती है कि मिस्टर ली भी ऐसे ही किया करते थे, वो जो भी पैसे कमाते थे वो स्टूडियो पर लगा देते थे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम भी मिस्टर ली बन जाओ। नैन कहती कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी। नैन अब शेगुआ के पास आते और इससे पूछती है कि हम लोग साल के एंड में एक नेशनल कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं, क्या तुम डांसर्स के हेयर स्टाइलिंग में हमारी मदद कर सकती हो। शेगुआ कहती है कि हाँ, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। नैन कहती लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे सकूंगी। तो शेगुआ कहती कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, शेगुआ को रहने के लिए जगह की जरूरत होती। तो नैन कहती कि तुम यहाँ पर फ्री में रह सकती हो, उसके बदले में तुम डांसर्स की हेयर स्टाइल बना देना। ये सुनकर शेगुआ बहुत खुश हो जाती है। आज नैन लिंची से मिलने के लिए आती है। लिंची नैन को अपने सोलो कॉन्सर्ट की टिकट देता है। लिंची कहता है कि कंपनी डांसर्स को हायर करने के लिए तैयार नहीं हुई। नैन कहती कि हमारे पास भी टाइम नहीं क्योंकि हम नेशनल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनकर लिंची को खुशी होती है। नैन इससे पूछती है कि क्या तुम्हारा भाई तुम्हारे कॉन्सर्ट में आएगा। लिंची कहता है कि मैंने उन्हें टिकट दी है लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो आएंगे या नहीं। नैन कहती है कि तुम्हारे मुकाबले में तुम्हारा भाई बहुत कोल्ड है। लिंची कहता है कि वैसा नहीं था। कुछ साल पहले लिन शाओ अपने मिशन के दौरान एक छोटे बच्चे को रेस्क्यू नहीं कर पाया, वो उसकी डेथ के लिए अभी भी खुद को जिम्मेदार करार देता है। अब लिंची जब शो के लिए स्टेज पर प्रैक्टिस करने के लिए आता है तो ये मिस्टर मा से कहता है कि बच्चा कौन है। तो मिस्टर मा कहते हैं कि इस बच्चे के फादर ने हमारी कंपनी को स्पॉन्सर किया है, इसलिए फर्स्ट हाफ में तुम परफॉर्म करोगे और सेकंड हाफ में ये सुनकर लिंची शॉक हो जाता है। कहता है कि ये तो मेरा सोलो कॉन्सर्ट है। मिस्टर मा कहते हैं कि मैं तुमसे ये डिस्कस नहीं कर रहा, बस तुम्हें बता रहा हूँ, और वैसे भी तुम्हारे शो की सिर्फ 5 टिकट्स बिकी हैं। अगर इस बच्चे के डैड हमारी कंपनी को स्पॉन्सर ना करते तो तुम्हें शायद ये कॉन्सर्ट करने का भी मौका नहीं मिलता। लिंची को कॉन्सर्ट देखने के लिए लिंचा भी आ जाता है। ये नैन से पूछता है कि क्या मैं लेट तो नहीं हुआ ना। तो नैन कहती कि नहीं, बस कॉन्सर्ट स्टार्ट ही होने वाला है। जैसे ही लिंची आकर स्टेज पर परफॉर्म करने लगता है तो ऑडियंस कहना शुरू कर देती है कि ये कौन है और इसकी परफॉर्मेंस कब खत्म होगी, हम इसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए नहीं आए। नैन को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और ये इस आदमी से कहती है कि आपको इस तरह से शोर नहीं मचाना चाहिए, लेकिन ये आदमी कहे जा रहा होता है कि ये हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है। लिन शॉ इस आदमी के पास जाता है और इसको कहता है कि तुम्हें आर्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये मेरा छोटा भाई इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए चुप कर जाओ। ये सुनकर ये आदमी चुप कर जाता है। जैसे ही लिंची की परफॉर्मेंस खत्म होती है तो सिर्फ नैन और लिंचॉ इसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। अब नैन लिंची के लिए बैक स्टेज फ्लावर्स लेकर आ जाती है। लिंची कहता है कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो लिंचॉ कहता है कि हम तुम्हारी सक्सेसफुल परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। लिंची बहुत अपसेट होता है, कहता है कि ये सक्सेसफुल परफॉर्मेंस नहीं थी, कोई भी मुझे सुनना नहीं चाहता। नैन कहती है कि जब मेरी परफॉर्मेंस भी देखने के लिए कोई नहीं आता तो मैं उस परफॉर्मेंस को प्रैक्टिस समझती हूँ कि जब मैं बहुत सारे लोगों के सामने परफॉर्म करूंगी तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होंगी, इसलिए तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। लिंचा कहता है कि मैंने पहली बार तुम्हारा वायलिन सुना है और तुम वाकई में बहुत अच्छा वायलिन बजाते हो। लिंचा कहता है कि तुम दोनों फिक्र नहीं करो, मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं करूंगा। नैन कहती है कि तुमने मुझे बताया था कि तुमने म्यूजिक क्रिएट किया, तुम मुझे वो कब सुनाने वाले हो। अगर मुझे तुम्हारा म्यूजिक पसंद आया तो हो सकता है कि हमारा डांस क्लब तुम्हारा ही म्यूजिक इस्तेमाल करे। लिंची इन दोनों को बाहर ले आता है। लिंची नैन से कहता है कि मैं वायलिन प्ले करता हूँ और तुम साथ में डांस करो। इन दोनों की परफॉर्मेंस को यहाँ पर बैठ कर लिंचा देखता है। लिंचा और नैन जब वापस आ रहे होते तो लिंचा नैन से पूछता है कि तुम्हारा डांस क्लब कैसा चल रहा है। तो नैन कहती है कि इनकम न होने की वजह से डांस क्लब को चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं गिव अप नहीं करना चाहती क्योंकि मैं अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ। लिंचा कहता है कि तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो, तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। आज नए फायर फाइटर्स की ट्रेनिंग चल रही होती है तो जियांग कहता है कि मैं भी ये ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। लिंचा कहता है कि बगैर ट्रेनिंग के ये सब ट्राई करना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दे सकता। लेकिन जियांग लिंचा से कहता है कि मैं ये ट्राई करना चाहता हूँ। इसके साथ ही बाकी गेस्ट भी कहते हैं कि हम भी ये ट्राई करना चाहते हैं। बाकी फायर फाइटर्स भी इनको समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि ये लोग बगैर ट्रेनिंग के इसको ट्राई नहीं कर सकते, लेकिन ये सब लोग ट्राई करना चाह रहे होते हैं। तो लिंचा कहता है कि जो कोई 200 पुशअप्स लगाएगा और 3 किलोमीटर भाग कर दिखाएगा वो मुझसे आकर इस ट्रेनिंग के बारे में डिस्कशन कर सकता है। लिंचा नैन से पूछता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम ये कर सकती हो। तो नैन कहती है कि हाँ, मैं ये ट्राई करना चाहती हूँ। अंदर नैन की
की तबीयत खराब हुई होती, लेकिन फिर भी नैन ये टास्क पूरा कर लेती है। सभी फायर फाइटर्स नैन के लिए बहुत खुश होते हैं और इससे कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छे से इस टेस्ट को पास किया है। लिन चाओ नैन का ब्रीदिंग ऑपरेटर्स उतार रहा होता है तो सभी फायर फाइटर्स कहने लगते हैं कि लिन चाओ ने कभी ऐसा किसी और के लिए नहीं किया। लिन चाओ नैन से कहता है कि आज तुमने अच्छा परफॉर्म किया है। ये सुनकर नैन बहुत खुश होती है। लिन चाओ नैन से कहता है कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि फायर फाइटर्स अपने डर पर कैसे काबू पाते हैं, तो सच्चाई ये है कि कोई भी पूरी तरह से अपने डर पर काबू नहीं पा सकता। कई दफा मैं भी डर जाता हूँ, लेकिन उस टाइम में भी हम हेजिटेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हेजिटेट करने से किसी की जान जा सकती है। इसलिए जब भी तुम्हें डर लगे तो तुम अपने आप को मोटिवेट करने के लिए अपने मन में चिल्ला सकती हो कि मेरे लिए तो काम किया था, हो सकता है तुम्हारे लिए भी काम कर जाए। ये कहकर नैन चिल्लाती है और जियांग से कहती है कि अब हमें चलना चाहिए। लिनशा मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने इसको अपने मन में चिल्लाने के लिए कहा था। सभी गेस्ट ने ये टेस्ट पास कर लिया होता तो इंस्ट्रक्टर यांग कहते हैं कि तुम सब लोग हमारे साथ ट्रेनिंग्स के तौर पर मिशन पर जा सकते हो। आज शो की फर्स्ट एपिसोड रिलीज होती तो ये सब लोग मिलकर इस एपिसोड को देख रहे होते हैं। जियांग ये देखकर बहुत खुश होता है कि इनके शो की फर्स्ट एपिसोड ही ट्रेंडिंग नंबर 1 पर है। जैसे ही नैन और लिनशा का सीन आता तो सभी लोग हूटिंग करना शुरू कर देते हैं। एक फायर फाइटर कहता है कि अगर मैं भी लड़की होता तो मैं भी लिनशा को पसंद करता। लिनशा भी शो देखने की बजाय काफी देर से नैन को देखे जा रहा होता है। शिगो ये देखकर बहुत खुश हो रही होती है कि शो की वजह से नैन भी काफी पॉपुलर हो गई है, लेकिन ये देखकर जी और येंदाई खुश दिखाई नहीं दे रही होती। अब होंग जियांग से मिलने के लिए आता है और इसको बताता है कि हमें 3 स्पॉन्सर मिल गए हैं और नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए हम 2 एजेंसीज के साथ मिलकर काम करेंगे। ये सुनकर जियांग बहुत खुश होता है, उससे पूछता है कि डैड ने क्या कहा, तो होंग कहता है कि डैड ने तो कुछ भी नहीं कहा। ये जियांग से कहता है कि नैन और लिनशा को कपल काफी पॉपुलर हो गया है, तो हम नेक्स्ट एपिसोड में अपने शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए इन्हें और प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन ये सुनकर जियांग को अच्छा नहीं लगता, कहता है कि बहुत बुरा आइडिया है। ये शो फायर फाइटर्स के बारे में ना कि ये कोई डेटिंग शो है। जियांग नैन को अपने साथ रेस्टोरेंट लेकर आता तो नैन इससे पूछती है कि तुमने अचानक मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जियांग कहता है कि तुम्हारे साथ काम करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ है कि तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। पहले हमारे दरमियान गलतफहमियां थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम उन्हें भूल कर आगे बढ़ जाएं, क्योंकि मैं आगे भी तुम्हारे साथ काम करने में इंटरेस्टेड हूँ। नैन कहती है कि तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ मैं उसको पहले ही भुला चुकी हूँ। जियांग नैन से पूछता है कि तुम्हारा और लिनशा का कपल काफी पॉपुलर हो गया है, तो क्यों ना हम नेक्स्ट एपिसोड में तुम लोगों के कपल को प्रमोट करें। तो नैन कहती है कि हमें अपने शो के कॉन्सेप्ट को नहीं भूलना चाहिए। जियांग कहता है कि मैं भी इससे एग्री करता हूँ और वैसे भी ऐसा करने से हो सकता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड लिंची अपसेट हो जाए। नैन कहती है कि लिंची मेरा दोस्त है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। जियांग ये सुनकर बहुत खुश होता है कि नैन सिंगल है और कहता है कि मैं भी सिंगल हूँ। नैन को बहुत ही अजीब सा लग रहा होता है। जियांग से पूछता है कि तुम्हें कैसे लड़के अच्छे लगते हैं। नैन हंसते हुए कहती है कि तुम मेरी टाइप नहीं हो। जियांग कहता है कि मैं रिलेशनशिप्स को लेकर वाकई में बहुत सीरियस हूँ, तो मुझे गलत मत समझो। नैन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो, अगर तुम टैलेंटेड ना होते तो तुम कभी भी इतना अच्छा शो नहीं बना पाते। जियांग कहते हैं लेकिन मैं क्यूरियस हूँ कि तुम्हें किस तरह के लड़के अच्छे लगते हैं। नैन कहती है कि कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है, ये तो फीलिंग्स पर डिपेंड करता है। जियांग कहता है कि क्या तुमने कभी ऐसा किसी के लिए महसूस किया है, तो नैन कहती है कि हाँ। जियांग कहता है कि वो किस किस्म का लड़का है। नैन कहती है कि वो हीरो है। दूसरी तरफ लिन चाओ नैन के लिए वो बुक ढूंढ रहा होता है जो नैन ने इससे मांगी होती है। इंस्ट्रक्टर यांग कहते हैं कि ये बुक तो ड्रॉर में पड़ी हुई थी। लिन चाओ कहता है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं काफी देर से इसको ढूंढ रहा हूँ। ये बुक लेता है और चला जाता है। अब लिन चाओ नैन को ये बुक देने के लिए आ जाता है। नैन लिन चाओ को इस बुक के लिए थैंक्स बोलती है। लिन चाओ जब यहाँ से जा रहा होता है तो नैन कहती है कि क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है। ये सुनकर लिन चाओ थोड़ा हैरान होता है तो नैन कहती है कि क्या कोई लड़की पहली बार तुमसे नंबर मांग रही है। जियांग लिंची से मिलने के लिए आता है। लिंची से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो जियांग कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा म्यूजिक एंजॉय करने के लिए आया हूँ। लिंची कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर अपने आने का सब मकसद बताओ। जियांग ने लिंची का म्यूजिक सुना होता है तो इसको अपने शो के लिए ऐसा ही म्यूजिक चाहिए होता है। तो जियांग इससे पूछता है कि क्या ये इसके शो के लिए एक अच्छा सा म्यूजिक बना सकता है। लिंची इसके लिए मान जाता है। आज शो की दूसरी एपिसोड रिलीज हुई होती तो सभी फायर फाइटर्स इस एपिसोड को देख रहे होते हैं। लिंची अब लिनशा को मैसेज करके पूछता है कि ऑनलाइन तुम्हारे और नैन के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है क्या वो सच है, क्या तुम दोनों वाकई में रिलेशनशिप में हो। लिनशा कहता है कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, तुम इन बातों को सीरियसली मत लो। ये दोनों जब अपने बारे में कमेंट्स पढ़ती तो उनको बहुत गुस्सा आता है। लोग इनके बारे में ये कह रहे होते हैं कि ये दोनों इस शो की सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं। जी कहती है कि ये नाइंसाफी है। लिनशा जियांग सभी नैन को सपोर्ट करते हैं। येंदाई बहुत गुस्से में होती है तो जी कहती है कि क्या तुम उसके साथ कम्पीट करने वाली हो। येंदाई कहती है कि तुम किसकी तरफ हो। जी कहती है कि मैं तुम्हारी साइड पर हूँ। अगले दिन नैन जब रूम में नहीं होती तो जी शिगवा से कहती है कि नैन तो बाहर गई हुई है तो तुम पहले येंदाई का मेकअप कर दो। मिस्टर शन भी यहीं पर होते हैं तो ये शिगवा से कहते हैं कि तुम येंदाई की मदद
मदद कर सकती हो। लेकिन शिगवा के मेकअप करने के बाद यंदाई के फेस पर ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं। यंदाई बहुत गुस्सा हो जाती है, कहती है कि आखिर तुमने ऐसी कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जो मेरे चेहरे का ये हाल हो गया है। मिस्टर शन शिगवा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कहते हैं कि इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो मैं गलतफहमी हो रही है। नैन मिस्टर हान से मिलने के लिए गई होती है। मिस्टर हान के साथ जब रूम में वापस आती है तो मिस्टर हान पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। जी मिस्टर हान को सारी बात बताती है। नैन शिगवा से कहती है कि तुमने जो मेकअप प्रोडक्ट्स यंदाई के लिए इस्तेमाल की हैं, वही तुम मेरे लिए इस्तेमाल करो। अब शिगवा नैन का मेकअप करती है। नैन यंदाई से कहती है कि अब तुम देख सकती हो कि कॉस्मेटिक्स के साथ कोई भी मसला नहीं है। मुझे लगता है कि बस ये सिर्फ एलर्जिक रिएक्शन है और ना ही शिगवा की ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो जानबूझकर किसी के साथ ऐसा करे। यंदाई को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि मिस्टर हान के सामने फिर से नैन के नंबर ही बढ़ गए हैं। आज स्टेशन पर डॉक्टर शाह गेस्ट को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देने के लिए आई होती हैं। अब नैन चियांग के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है तो लिन शाओ नैन के पास आकर कहता है कि तुम सही से नहीं कर रही हो। चियांग लिन शाओ से कहता है कि मैंने भी मेडिकल ट्रेनिंग ली थी, तो मैं नैन को सिखा दूंगा, आप यहाँ से जा सकते हैं। नैन कहती है कि अगर तुम मुझे सिखाओगे तो फिर पेशेंट कौन बनेगा। चियांग कहता है कि हम किसी और को ढूंढ लेंगे, लेकिन नैन कह रही होती है कि मुझसे ये नहीं हो रहा है। लिन शाओ नैन को सिखाता है कि नोट कैसे बांधी जाती है। इन दोनों को साथ में देखकर फिर से जी और यंदाई को बहुत बुरा लग रहा होता है कि हमेशा कैमरास का फोकस सिर्फ नैन पर ही होता है। जी शिगवा के पास जाती है, उससे कहने लगती है कि क्या तुम अपने यंदाई के रिलेशनशिप को बेहतर नहीं करना चाहती हो। यंदाई ने मुझसे खुद कहा है कि वो तुम पर गुस्सा नहीं है, वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। वो तुमसे सीनियर और उसने ये सब कुछ कहा है। जूनियर होने के नाते क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उससे सॉरी कर लेनी चाहिए। शिगवा अब यंदाई से माफी मांगती है कि मुझे तुम्हारी एलर्जी के बारे में नहीं मालूम था। यंदाई कहती कि कोई बात नहीं। अब ये दोनों जब स्ट्रेचर को उठा रही होती है तो शी जानबूझकर स्ट्रेचर को नीचे फेंक देती है, जिसकी वजह से शिगवा नीचे गिर जाती है। नैन जल्दी से भागते हुए शिगवा के पास आती है। जी कहने लगती है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, शिगवा का वेट ही बहुत ज्यादा था, मैं उसे उठा ही नहीं सकी। नैन बहुत गुस्सा हो गई होती है, कहने लगती है कि अगर तुम लोगों को मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो, तुम बिला वजह उसको क्यों बुली कर रही हो। यंदाई बहुत गुस्से में होती है, कहती है कि क्या तुमने देखा भी है कि असल में हुआ क्या है। जी इन दोनों को झगड़ा करने से मना कर रही होती है और ये जानबूझकर नैन को इतनी जोर से धक्का देती है कि वो नीचे गिर जाती है। लिन शाओ यहाँ पर आकर इनसे कहने लगता है कि क्या तुम लोग ढंग से प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। लिन शाओ नैन को उठाता है और यहाँ से लेकर जाते हुए इन सब से कहता है कि अगर तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन दूसरों का वक्त जाया मत करो। ये कहकर लिन शाओ चला जाता है। अब लिन शाओ नैन के जख्म पर मेडिसिन लगाता है। कुछ देर बाद यहाँ पर डॉक्टर शिया आ जाती है, जो कि लिन शाओ से पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। तो लिन शाओ कहता है कि नहीं, मैंने जख्म साफ कर दिया है। यूगो यहाँ पर देखकर लिन शाओ कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यू कहता है कि मैं तो नैन को देखने के लिए आया था, क्या तुम ठीक हो। तो नैन कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। यू यहाँ पर लिन शाओ को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। लिन शाओ को टीज करने के लिए वापस जाते हुए ये हार्ट साइंस बना रहा होता है। लिन शाओ नैन से कहता है कि अब जो मेडिसिन मैं तुम्हारे लगाने वाला हूँ ये बहुत इफेक्टिव है, इससे जख्म बहुत जल्दी हील हो जाता है। नैन लिन शाओ से कहती लेकिन इसकी स्मेल बहुत बुरी है। लिन शाओ कहता है कि जब मैं एक दूसरी कंट्री में मिशन करने के लिए गया था, ये मेडिसिन बनानी मैंने वहाँ से सीखी थी, इसकी स्मेल जरूर बुरी है लेकिन ये है बहुत इफेक्टिव। नैन लिन शाओ से कहती है कि जो कुछ भी हो उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं उनसे बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन बस मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकी। लिन शाओ कहता है कि तुम्हें सॉरी करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी गलती नहीं थी। नैन कहती है कि क्यों ना मैं उनसे माफी मांग लूं। लिन शाओ कहता है लेकिन क्यों। नैन कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से शो इफेक्ट हो। लिन शाओ कहता है कि नहीं होगा। अब लिन शाओ रात में जी के पास आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जानबूझकर नैन और शिगवा को टारगेट कर रही हो। तो जी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। लिन शाओ कहता है कि मैं अपने स्टेशन पर सिर्फ फायर सेफ्टी की परवाह करता हूँ। अगर मैंने कभी तुम्हें या किसी और को दोबारा ऐसी कोई चाल चलते हुए देख लिया तो वो उस पर्सन का इस स्टेशन पर आखिरी दिन होगा। ये कहकर लिन शाओ चला जाता है। आज यांग लिन शाओ से नैन के बारे में बात करना चाह रहा होता है। लिन शाओ इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा होता और यांग से कहता है कि तुम मुझे तंग मत करो, लेकिन यांग कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम नैन के बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि नैन तुम्हें बाकी सबसे डिफरेंटली ट्रीट करती है। दूसरी तरफ शिगवा भी नैन से यही कह रही होती, तो नैन कहती है कि लिन शाओ तो सभी को एक जैसा ट्रीट करता है। शिगवा कहती है कि अगर ऐसी बात हो तो फिर मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम लिन शाओ के बारे में क्या सोचती हो। नैन कहती है कि मुझे लगता है कि लिन शाओ हीरो की तरह है, जब तक वो यहाँ पर है चाहे कुछ भी हो जाए मैं सेफ फील करती हूँ। दूसरी तरफ लिन शाओ यांग से कहता है कि नैन के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ है कि वो बहुत ही रहमदिल लड़की है। नैन कहती है कि मैं भी लिन शाओ की तरह एक बहादुर और काइंड इंसान बनना चाहती हूँ। शिगवा हंसते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि तुम उसको पसंद करती हो। नैन कहती है कि मैं ट्रेनी हूँ, मेरा कोच, मैं तो बस उसे सीखना चाहती हूँ। शिगवा कहती है कि आज मैंने तुम्हारे
तुम्हारी लिंशॉ की एक फोटो खींची थी वो मैं तुम्हें सेंड करने वाली थी, लेकिन अब शायद इसकी जरूरत नहीं है। नैन कहती है कि तुम मुझे सेंड कर दो, मैं बस एक बार देखना चाहती हूँ। यांग कहता है कि तुम उसको लेकर सेंसिटिव हो गए हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम एडमिट नहीं कर रहे कि तुम उसको पसंद करते हो। लिंशॉ कहता है कि अगर तुम्हारे पास ज्यादा फ्री टाइम है तो पहले तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। दूसरी तरफ नैन अपनी और लिंशॉ की फोटो देखकर मुस्कुरा रही होती है। लिंशॉ भी अब यांग की कही हुई बातों के बारे में सोच रहा होता है। अब शो की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए जियांग एक फेमस एक्टर रेन को भी शो पर इनवाइट कर लेता है। जी को मालूम होता है कि अब कैमरे का फोकस नैन से ज्यादा रेन पर रहने वाला है, तो ये पहले ही रेन से मिलने के लिए चली जाती है ताकि उसकी गुड लिस्ट में आ सके। आज रेन स्टेशन आ जाता है। ये बहुत ही अच्छा बनने के लिए सबके लिए कॉफी भी लेकर आता है। जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो इनका पहला टास्क ये होता है कि इनको ये सीढ़ी चढ़नी होती है, लेकिन रेन स्प्रे का इस्तेमाल करता है ये दिखाने के लिए कि इसने बहुत मेहनत की और फिर 2 ही सीढ़ियां चढ़कर नीचे उतर जाता है। कहता है कि इतना क्लिप काफी है। ये देखकर चांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। फिर दूसरे टास्क के दौरान ये कहने लगता है कि हमें एक लाइव सेशन रखना चाहिए। हम कंपटीशन करते हैं, जो इस कंपटीशन में हार जाएगा उसे इस शो से निकलना होगा और जज ऑडियंस होगी। जी तो इस आइडिया को सपोर्ट करती है। यंदाई को भी रेन पसंद नहीं होता। अब रात में नैन बुक पढ़ रही होती है तो रेन इसके पास आ जाता है। नैन इससे बात नहीं करना चाह रही होती। ये देखकर रेन कहता है कि क्या तुम मुझे नापसंद करती हो। नैन कहती है कि ये शो फायर फाइटर्स के बारे में है, अगर हम इसमें कंपटीशन ऐड कर देंगे तो फिर ऑडियंस ये देखने में इंटरेस्टेड हो जाएगी कि इस शो में कौन एलिमिनेट होगा। ये बात सुनकर रेन को गुस्सा आ जाता है। कहने लगता है कि तुम तो अभी इस फील्ड में नहीं आए हो, तुम्हें क्या मालूम कि शो किस तरह से चलाए जाते हैं। नैन इसकी बातों को इग्नोर करके यहाँ से जाने वाली होती है तो रेन नैन को रोक लेता है। ये नैन से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी सपोर्ट के लिए आया हूँ, मेरे सामने इस तरह से रूडली बिहेव करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी होगी। इतने में यहाँ पर लिंशॉ आ जाता है और इससे कहने लगता है कि तुम इतना गुस्से में क्यों हो। लिंशॉ के आते ही रेन अपना रवैया बिल्कुल चेंज कर लेता है। कहने लगता है कि इतनी देर हो गई, आप अभी तक सोए क्यों नहीं। लिंशॉ कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ 2 ही बातें कहूंगा, अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में कुछ मालूम नहीं है तो उस बारे में कुछ भी मत कहो, और दूसरा ये कि अगर तुम यहाँ पर एक्टिंग करने के लिए आए हो तो फिर तुम्हें यहाँ से चले ही जाना चाहिए। रेन कहता है कि आप मुझे गलत समझ रही हैं। नैन से कहता है कि मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा वो हमारे शो की रेटिंग्स के लिए ही कहा था, तो तुम मेरी बातों को दिल पर मत लेना। ये कहकर रेन यहाँ से चला जाता है। इसके जाने के बाद लिंशॉ नैन से पूछता है कि क्या ये तुम्हें तंग कर रहा था, तो नैन कहती है कि नहीं। नैन लिंशॉ को यहाँ पर आने के लिए थैंक्स बोलती है। लिंशॉ कहता है कि अगर ये तुम्हें दोबारा तंग करे तो तुम मुझे बता देना। ये कहकर लिंशॉ चला जाता है। अगली सुबह इनको ये टास्क दिया जाता है कि जिस तरह फायर फाइटर्स इतनी जल्दी अपना सूट पहन लेते हैं, इन्हें भी थोड़े से टाइम में अपना सूट पहनना होगा। नैन जल्दी से सूट पहन कर लिंशॉ से कहती है कि मैंने सूट पहन लिया है। लिंशॉ नैन की बेल्ट सही करने के लिए आता है और उसको कहता है कि प्रॉपरली सूट ऐसे पहनना चाहता है। इस शो के लिए लिंशॉ इन सबको एक फैक्ट्री की फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन के लिए लेकर आता है। अब यहाँ पर रेन और जी यंदाई को अपने पास बुलाते हैं। जी कहती कि रेन को लगता है कि इस फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम है। यंदाई कहती है कि क्या प्रॉब्लम है। जी कहती है कि अभी तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम वो प्रॉब्लम तलाश कर लें तो फिर इस शो की हाईलाइट हम बन जाएंगे। यंदाई कहती है लेकिन लिंशॉ ने हमसे कहा था कि हम बगैर पूछे कुछ भी नहीं कर सकते। यंदाई इनके साथ ये काम नहीं करना चाह रही होती है, लेकिन ये दोनों इससे कहने लगते हैं कि पिछले एपिसोड्स में तुम्हारे कितने कम सीन थे, अगर यही सब कुछ चलता रहा तो इससे तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। ये अपने साथ कैमरा भी लाया होता है। कहता है कि हम यहाँ पर जो कुछ भी रिकॉर्ड करेंगे उसको हम पोस्ट कर देंगे। अब रेन इन दोनों को लेकर वेयर हाउस में आ जाता है। हीरो बनने के लिए ये खुद ही आग लगाकर उसको बुझाने की एक्टिंग करता है। चांग नैन से कहता है कि हमें देर हो रही है, तो नैन कहती है कि मैंने रेन को यंदाई और जी के साथ यहाँ पर जाते हुए देखा था। चांग कहता है कि फिर हमें चलकर देखना चाहिए। नैन और चांग जब यहाँ पर आते हैं तो इन्हें मालूम हो जाता है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे। चांग इन सब लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन रेन इनकार कर देता है। ये सुनकर चांग और नैन वापस जा रहे होते हैं, लेकिन रेन दरवाजा बंद कर देता है। नैन कहती है कि तो तुम हमें यहाँ से नहीं जाने दोगे, तो रेन कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम बाहर जाकर सब कुछ बताने वाली हो। इतने में यंदाई यहाँ पर धुआं देखती है। ये देखकर सभी बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि साथ वाले रूम में आग लग गई होती है। अब बाहर भी सबको मालूम हो जाता है कि वेयर हाउस में आग लग गई है। ये सब लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन न जाने दरवाजा खुल ही नहीं रहा होता। ये सब लोग काफी डर गए होते हैं, लेकिन नैन से कहती है कि तुम लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है। अब चांग यहाँ पर देखता है कि एक दीवार में जगह जगह सुराख होते हैं। ऊपर खिड़की तक पहुँचने के लिए चांग इस दीवार में सुराख करने लगता है। फायर फाइटर्स भी यहाँ पर आग बुझाने के लिए आ गए होते हैं। बाहर निकलते ही रेन चांग की मदद भी नहीं कर पाता इन सबको ऊपर खींचने में। यंदाई की टांग पर चोट लग गई होती है, तो नैन इसको अपने से पहले भेज देती है। अब जब नैन को ऊपर खींचने की बारी आती है तो रेन जी और यंदाई से कहता है कि हमें पहले अपनी जान बचानी चाहिए, और ऐसा तभी होगा जब हम
नीचे पहुंच जाएंगे। जी तो रेन के साथ चली जाती, लेकिन येनदाई चियांग की मदद करती है। इतने सारे लोगों को ऊपर खींचने की वजह से रस्सी कमजोर हो गई होती है, लेकिन यहाँ पर नैन का भी पाँव स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से रस्सी टूट जाती है और नैन नीचे गिर जाती है। चियांग नैन को इस तरह से देखकर बहुत परेशान हो जाता है। नैन चियांग से कहती है कि तुम लोग जल्दी से जाकर लिनशाओ को बताओ। अब चियांग यहाँ पर लिनशाओ को लेकर आ जाता है। लिनशाओ नैन को यहाँ से बचाकर ले जाता है। अब नैन नींद में बार बार लिनशाओ का नाम लिए जा रही होती। लिनशाओ का नाम लेते हुए नैन इसका हाथ पकड़ लेती है। लिनशाओ नैन से कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं यहीं पर हूँ। स्टेशन वापस आने के बाद लिनशाओ चियांग को ये कैमरा देता है और कहता है कि ये मैं वेयर हाउस से मिला था। चियांग बहुत गुस्से में होता है, कहता है कि मैं रेन को इस शो से निकलवा कर रहूंगा। इस इंसिडेंट के बाद नैन को लग रहा होता है कि 5 साल पहले भी इसकी जान लिनशाओ ने बचाई थी। नैन अपने सपने में लिनशाओ से पूछ रही होती है कि 5 साल पहले तुम्ही ने मेरी जान बचाई थी ना। इतने में इसकी आंख खुल जाती है। शिगवा नैन को देखकर बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली ये ठीक हो गई है। नैन शिगवा से पूछती है कि क्या तुम कल रात से मेरे पास हो। शिगवा कहती है कि नहीं, रात में लिनशाओ तुम्हारे साथ था। ये नैन को बताने लगती है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि लिनशाओ तुम्हारे लिए कल कितना परेशान हो गया था। आज चियांग अपने डैड से रेन के बारे में बात करने के लिए आता है कि ये चाहता है कि रेन इसके शो से निकल जाए। डैड चियांग से कहते हैं कि तुम ये मामला मुझ पर छोड़ दो, मैं हान से बात करूंगा। इसी बात को लेकर चियांग के अपने डैड से बहस हो जाती है कि ये शो मेरा है और मैं ही इस मसले को हैंडल करूंगा। मैं सिर्फ आपसे बात करने के लिए आया था, क्या आप मुझ पर इस बार ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत मौके दे चुका हूँ, लेकिन इस मसले को मैं ही डील करूंगा। ये कहकर डैड अपनी सीट पर चले जाते हैं। डैड अब मिस्टर हान को कॉल करते हैं, कहते हैं कि मैं चियांग से मुख्तलिफ हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि नुकसान कम से कम हो। मिस्टर हान कहते हैं कि मैं स्टेशन कॉल करके उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करने के लिए कहता हूँ। चियांग के डैड इस पर मान जाते हैं। अब लिनशाओ नैन के लिए फ्लावर्स लेकर इसे हॉस्पिटल मिलने के लिए आता है। लिनची पहले से ही यहाँ पर मौजूद होता है। यहाँ पर शिगवा आकर कहती है कि आप दोनों नैन से मिलने के लिए आए हैं ना। लिनशाओ कहता है कि हाँ। शिगवा कहती है लेकिन नैन तो हॉस्पिटल से जा चुकी है। ये सुनकर लिनची बहुत हैरान होता है। लिनशाओ से पूछता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ पर गई है, लेकिन शिगवा इस सवाल का जवाब दिए बगैर यहाँ से चली जाती है। अब लिनशाओ नैन को फोन करता है और इससे पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। नैन कहती है कि मैं नैन बिन ये पता लगाने के लिए जा रही हूँ कि 5 साल पहले मुझे किसने बचाया था। लिनशाओ कहता है लेकिन तुमने तो कहा था कि वो मर चुका है। नैन कहती है कि मैं श्योर नहीं हूँ। लिनशाओ कहता है कि ठीक है, फिर तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है। अब लिनशाओ और लिनची बाहर खाना खाने के लिए आ जाते हैं। लिनची खाना खाते हुए लिनशाओ से पूछता है कि शूटिंग खत्म होने वाली है, क्या तुम नैन को मिस करोगे। लिनशाओ कहता है कि तुम क्या पूछना चाह रहे हो। लिनची कहता है कि ठीक है, फिर मैं डायरेक्टली पूछ लेता हूँ कि क्या तुम नैन को पसंद करते हो। लिनशाओ कहता है कि हाँ, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। दूसरी तरफ नैन भी नैनमिन के फायर स्टेशन आ गई होती है। नैन कैप्टन वू से एक सवाल पूछती है कि क्या इस स्टेशन के फायर फाइटर्स बेशन के फायर फाइटर्स के साथ कोई ऑपरेशन ज्वाइन कर सकते हैं। कैप्टन वू कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। नैन कहती है लेकिन मुझे 5 साल पहले शूजन फे ने बेशन में बचाया था। ये बात सुनकर कैप्टन वू सोच में पड़ जाते हैं। लिंची कहता है कि तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे बड़े भाई हो और नैन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तुम दोनों के प्रोफेशन ऐसे हैं जिसकी वजह से तुम दोनों एक दूसरे को ज्यादा वक्त नहीं दे पाओगे। मैं बस नहीं चाहता कि तुम दोनों में से कोई भी हर्ट हो। ये लिनशाओ से कहता है कि क्या तुमने इस रिलेशनशिप के बारे में अच्छे से सोचा है। इतने में लिनशाओ को कैप्टन वू की कॉल आ जाती है, जो कि इससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने अर्थक्वेक में 5 साल पहले एक लड़की की जान बचाई थी। तो लिनशाओ कहता है कि मुझे याद नहीं है। कैप्टन वू कहते हैं कि 5 साल पहले मैं शुजियानफे के साथ तुम्हारे स्टेशन गया था, लेकिन इमरजेंसी कॉल की वजह से तुम जल्दी में शुजियानफे का यूनिफॉर्म ले गए थे। लिनशाओ कहता है कि उस लड़की का नाम क्या है। कैप्टन वू कहते हैं कि उसका नाम नैन है। ये सुनकर लिनशाओ को मालूम हो जाता है कि 5 साल पहले इसने नैन की जान बचाई थी। लिनशाओ जाने से पहले लिंची से कहता है कि मैंने अच्छे से सोच लिया है, मैं उसको वाकई में बहुत पसंद करता हूँ। ये कहकर लिनशाओ चला जाता है। नैन वापस पहुंचकर लिनशाओ को कॉल करती है। लिनशाओ 5 साल पहले के बारे में कुछ कहने वाला होता है कि नैन इसे कहती है कि 5 साल पहले तुमने ही मेरी जान बचाई थी। यहाँ पर अनाउंसमेंट होने की वजह से नैन को मालूम हो जाता है कि लिनशाओ बस स्टेशन पर है। लिनशाओ नैन से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। नैन इसको बताती है कि मैं बस के सामने खड़ी हूँ। जब ये बस यहाँ से चली जाती है तो नैन को लिनशाओ यहाँ पर मिल जाता है। लिनशाओ को यहाँ पर देखकर नैन बहुत खुश होती है। जल्दी से ये लिनशाओ के पास चली जाती है। नैन लिनशाओ से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिनशाओ कहता है कि बारिश हो रही है इसलिए मैं तुम्हें पिक करने के लिए आया हूँ। अब शिगवा को जब ये बात पता चलती है तो ये भी बहुत सरप्राइज होती है और नैन से कहने लगती है कि क्या तुम्हें लिनशाओ से प्यार हो गया है। नैन कहती है कि ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि हमेशा से ही मेरे दिल में लिनशाओ के लिए एक खास जगह थी। मिस्टर हान ये शो बंद नहीं करना चाह रहे होते, इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये रेन से बात भी करते हैं कि हम इस इंसिडेंट
नैन को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक्सीडेंट ही बताएंगे ताकि ना ही इस शो और किसी और पर्सन को इस इंसिडेंट की वजह से नुकसान पहुंचे। रेन इसके लिए मान जाता है। जियांग कॉल करके नैन को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताता है। जियांग भी बहुत सरप्राइज होता है क्योंकि इसको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेन से जब सवाल पूछे जा रहे होते हैं तो ये कहता है कि सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, जैसे कि फायर डिपार्टमेंट ने ये नोटिस ही नहीं किया कि वेयर हाउस में आग लग चुकी है। और वैसे भी आप सब लोगों को मालूम है कि कुछ नए आर्टिस्ट अटेंशन की भूख में इस तरह की गलतियां कर देते हैं। ये सब सुनकर लिन शॉ को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। रिपोर्टर्स कहने लगते हैं कि आप नैन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कहने लगता है कि यंग लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, इसलिए सीनियर होने के नाते यंग लोगों को समझाना मेरी जिम्मेदारी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक कह देता है कि फायर फाइटर्स के आने से पहले फीमेल आर्टिस्ट की जान इसी ने बचाई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रन हीरो बन जाता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर नैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मिस्टर हान भी बहुत गुस्से में रन के पास आते हैं, कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे सारा ब्लेम फायर डिपार्टमेंट और नैन के ऊपर डाल सकते हो? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ था? रन कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा और मीटिंग का बहाना करके यहाँ से चला जाता है। अब यंदाई नैन से मिलने के लिए आती है। यंदाई कहती है कि सारी गलती मेरी है, अगर मैंने रन की बकवास पे यकीन ना किया होता तो ये सब कभी होता ही नहीं। नैन कहती है कि उसने जो कुछ भी किया उसके लिए तुम खुद को इल्जाम मत दो, और वैसे भी मुझे तो थैंक्स कहना चाहिए, तुमने भी मुझे बचाने में मदद की है। यंदाई नैन को रन की वेयर हाउस वाली वीडियो दिखाती है और कहती है कि तुम इस वीडियो के साथ जो भी चाहो वो कर सकती हो। नैन यंदाई को इस वीडियो के लिए थैंक्स बोलती है। नैना बहुत गुस्से में ये वीडियो लेकर मिस्टर हान के पास आती है, लेकिन मिस्टर हान ये वीडियो देखते ही नहीं है। नैन कहती है कि इसने झूठ बोला है, पब्लिक को मालूम होना चाहिए, लेकिन मिस्टर हान कहते हैं कि तुम चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड मत करो, जो हुआ है वही सबके लिए बेहतर है। नैन कहती है कि अगर आप मुझे एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो मैं ये वीडियो पोस्ट कर दूंगी। मिस्टर हान कहते हैं कि क्या तुमने सोचा है कि जब तुम ये वीडियो पोस्ट कर दोगी तो उसका अंजाम क्या होगा? नैन कहती है कि मुझे परवाह नहीं है, लेकिन सभी लोग फायर डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। मिस्टर हान कहते हैं कि तुम जैसे ये वीडियो पोस्ट करोगी तो ये शो सस्पेंड हो जाएगा और उसके साथ साथ तुम्हारा करियर भी खत्म हो जाएगा। मिस्टर शन भी नैन को समझाने की कोशिश करता है कि मिस्टर हान बिल्कुल सही कह रहे हैं। नैन कहती है कि अगर आप सब लोगों को यही सही लगता है तो ठीक है, लेकिन आज मेरा यहाँ पर आखिरी दिन है। ये कहकर के जाने लगती है तो मिस्टर हान इससे कहते हैं कि ये वीडियो पोस्ट करने से पहले तुम ये जरूर सोच लेना कि इस वीडियो की वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। बाहर आने के बाद शिकवा नैन से पूछती है कि क्या तुम वाकई में ही ये जॉब छोड़ दोगी? तो नैन कहती है कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के पैसे नहीं है और डांस क्लब को भी मेरी जरूरत है। अब नैन जियांग को ये वीडियो दिखाने के लिए आ जाती है। नैन कहती है कि मैं जानती हूँ कि इस शो के लिए तुमने बहुत एफर्ट्स की हैं, इसलिए ये वीडियो पोस्ट करने से पहले मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए। जियांग कहता है कि वीडियो पोस्ट करने से सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा होने वाला है। अगर तुम सच को रिवील करने के लिए कुर्बानी दे रही हो तो फिर मेरी फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब यहाँ आकर ये वीडियो लिंशा को दिखाता है कि ये वीडियो नैन ने पोस्ट की और ये वायरल हो गई है। जो लोग हम पर शक कर रहे थे अब वो सब लोग रन के खिलाफ हो गए हैं। ये वीडियो देखकर लिंशा को नैन की फिक्र हो रही होती है, तो उसकी तरफ रोता हुआ रन मिस्टर हान के पास आ जाता है। ये मिस्टर हान से कहता है कि तुम नैन से कहकर ये वीडियो डिलीट करवा दो, तो मिस्टर हान कहते हैं कि इसका अब कोई फायदा नहीं है। रन तो मिस्टर हान के सामने आकर बैठ जाता है और रिक्वेस्ट करने लगता है कि अगर तुम नैन से ये स्टेटमेंट अपलोड करवा दोगे कि ये वीडियो झूठ है, उसने जानबूझकर ये वीडियो मुझे फंसाने के लिए पोस्ट की थी, तो मैं उसको कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर हान कहते हैं लेकिन अगर नैन ये स्टेटमेंट दे देगी तो फिर लोग ये कहेंगे कि मेरी कंपनी के आर्टिस्ट फेक वीडियोस बनाकर लोगों को फंसाते हैं। तुम खुद तो बर्बाद हो ही रहे हो, उसके साथ साथ तुम मेरी कंपनी को भी बर्बाद करना चाहते हो। ये सुनकर रन बहुत गुस्सा हो जाता है और मिस्टर हान से कहता है कि अब तुम देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। ये कहकर ये चला जाता है। नैन रात में जब अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही होती तो लिंशा से मिलने के लिए आता है। लिंशा नैन के पास आकर बैठ जाता है। नैन इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो लिंशा कहता है कि लोग हमें क्रिटिसाइज कर रहे थे, क्या इस वजह से तुमने ये वीडियो पोस्ट की है? नैन कहती है कि ये भी वजह थी, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को सच्चाई मालूम होनी चाहिए। लिंशा कहता है कि शो का चीफ कोच होने की हैसियत से तुम लोगों को वहाँ पर लेकर जाने का फैसला मेरा था और मेरे इस फैसले की वजह से तुम सब लोग खतरे में पड़ गए, खास तौर पर तुम, इसलिए जो कुछ भी है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। नैन कहती है लेकिन मेरी जान तो तुमने बचाई है, लोग तुम लोगों को इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे थे क्योंकि उन्हें सच नहीं मालूम था। लिंशा कहता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है। नैन कहती लेकिन मैं करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे हीरो को बुरा भला कहे। लिंशा कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली बार मुझे किसी लड़की ने प्रोटेक्ट किया है। ये सुनकर नैन को बहुत अच्छा लगता है। लिंशा नैन को किस करने वाला होता है कि
इतने में यहाँ पर शिको आ जाती है। शिको को यहाँ पर देखकर लिन शाओ नैन को बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। आज कैप्टन मैंग लिन शाओ से खुद मिलने के लिए आते हैं। ये कहते हैं कि इस इंसिडेंट में तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं, इसलिए सारा इल्जाम तुम पर नहीं डाला जा सकता। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की कंट्रोवर्सी को देखते हुए सभी सीनियर्स ने ये डिसाइड किया है कि तुम्हें कुछ टाइम के लिए ड्यूटी से सस्पेंड किया जा रहा है। रात में नैन लिन शाओ को मैसेज करती है कि आज चांद बहुत सुंदर लग रहा है। लिन शाओ जब चांद को देखता है तो ये मुस्कुराने लगता है। लिन शाओ नैन को मैसेज करता है और इसको आज मिलने के लिए बुलाता है। अब नैन शिकवा से कहती है कि कपड़े सिलेक्ट करवाने में तुम मेरी मदद करो। दूसरी तरफ यू कहता है कि तुम ये पहनकर नैन से मिलने के लिए जा रहे हो। तो लिन शाओ कहता है कि हम सिर्फ वॉक पर जा रहे हैं। तो यू कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते। यू इसको एक जैकेट निकाल कर देता है जो लिन शाओ को पहननी पड़ती है। इतने में यहाँ पर शाओ आता है जो कि लिन शाओ से कहता है कि क्या आप हमारे साथ बास्केटबॉल खेलेंगे। तो यू कहता है कि वो डेट पर जा रहा है। ये सुनते ही शैन सबको बता देता है कि लिन शाओ डेट पर जा रहा है। ये सब लिन शाओ से पूछने के लिए आ जाते हैं कि तुम किसके साथ बाहर जा रहे हो, लेकिन लिन शाओ इन सबको इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। रात में नैन लिन शाओ से मिलने के लिए आ जाती है। लिन शाओ नैन को देखकर कहता है कि आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये सुनकर नैन मुस्कुराने लगती है। लिन शाओ और नैन को यहाँ पर वॉक करता हुआ शाओ और जिन देख लेते हैं। ये दोनों लिन शाओ और नैन की वीडियो बनाकर ग्रुप में सेंड कर देते हैं। अब यहाँ पर बियर जीतने के लिए लिन शाओ एक गेम खेलता है, लेकिन लिन शाओ अपने हर अटेम्प्ट में नाकाम हो जाता है। ये देखकर नैन कहती है कि क्या एक बार मैं ट्राई कर सकती हूँ। लिन शाओ कहता है कि ठीक है। नैन इससे पूछती है कि तुम्हें कौन सा बियर चाहिए। लिन शाओ कहता है कि तुम्हें जो भी पसंद है तुम उसको टारगेट कर सकती हो। नैन लिन शाओ को रिंग पहनाते हुए कहती है कि मुझे तो तुम पसंद हो। ये सुनकर लिन शाओ हंसने लगता है। लिन शाओ कहने लगता है कि फिर मैं तुम्हारा हूँ। ये सुनकर नैन लिन शाओ को हक करती है। स्टॉल का ओनर इन दोनों को देखकर ऐसे ही एक बियर गिफ्ट कर देता है। लिन शाओ नैन को वापस छोड़ने के लिए आता है तो नैन इससे पूछती है कि आज वीकेंड तो नहीं है, फिर तुम्हें छुट्टी कैसे मिली। लिन शाओ कहता है कि मुझे कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। नैन कहती है कि फिर तुम अपनी ड्यूटी कब से शुरू कर सकोगे। लिन शाओ कहता है कि तो मुझे भी नहीं मालूम, मैं इस टाइम को वेकेशन समझकर गुजारना चाहता हूँ, लेकिन ये अचानक सस्पेंड होने की वजह से मुझे बहुत अजीब लग रहा है। नैन कहती है कि मैं तुम्हारी इस फीलिंग को समझ सकती हूँ। अगर मैं भी किसी डांस परफॉर्मेंस के लिए बहुत प्रैक्टिस करूँ लेकिन मुझे अचानक स्टेज पर परफॉर्म करने की इजाजत ना मिले तो मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। लिन शाओ नैन से कहता है कि तुम्हें रहने के लिए कोई बेहतर जगह ढूंढ लेनी चाहिए, इस तरह डांस क्लब में रहना ठीक नहीं है। नैन कहती है कि तुम सही कह रहे हो, मैंने घर देखना शुरू कर दिए हैं। लिन शाओ कहता है कि तुम मेरे घर पर भी रुक सकती हो, मैं अपना सारा टाइम स्टेशन पर गुजारता हूँ। नैन कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। नैन लिन शाओ से कहती है कि तुम वापस कैसे जाओगे। तो लिन शाओ कहता है कि मैं टैक्सी लूंगा। नैन कहती है कि मैं टैक्सी आने तक तुम्हारे साथ इंतजार कर लेती हूँ। तो लिन शाओ कहता है कि नहीं, तुम चली जाओ। नैन का वापस जाने का दिल नहीं कर रहा होता तो लिन शाओ कहता है कि क्या तुम वापस नहीं जाना चाहती। नैन कहती है कि नहीं। नैन जाने से पहले लिन शाओ को किस करती है और फिर गुड नाइट बोलकर यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ चियांग जब ग्रुप में लिन शाओ और नैन की वीडियो देखता है तो ये बहुत अपसेट हो जाता है। आज लिन शाओ अपने डैड से मिलने के लिए घर पर आता है। डैड लिन शाओ से कहते हैं कि मैंने कैप्टन मैंग से सुना है कि तुम आजकल किसी लड़की से मिल रहे हो। लिन शाओ कहता है कि हाँ। डैड कहते हैं कि क्या वो एक्ट्रेस है। लिन शाओ कहता है कि हाँ। डैड कहते हैं कि मैं सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ, लेकिन ये तुम्हारी अपनी चॉइस है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये लिन शाओ से पूछते हैं कि तुम उसे मुझसे मिलवाने के लिए कब लेकर आओगे। लिन शाओ कहता है कि अभी मिलने का सही वक्त नहीं आया। डैड कहते हैं कि फिर तुम भी तब तक वापस मत आना जब तक वो सही वक्त ना आ जाए। लिन शाओ कहता है कि ठीक है। डैड इसको जाने के लिए कहते हैं तो लिन शाओ यहाँ से चला जाता है। ये लिन शाओ से कह रहा होता है कि अगर तुम्हें कुछ फ्री टाइम मिल ही गया है तो तुम्हें उसे नैन के साथ गुजारना चाहिए। तुम सारा दिन स्टेशन में क्या करते रहते हो। लिन शाओ कहता है कि नैन मसरूफ है। यू कहता है कि फिर भी जब भी वो फ्री हो तुम्हें उससे मिलने के लिए जाना चाहिए। बिजी होने के बाद तुम्हें उससे मिलने का ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। लिंसी आज इस बार में परफॉर्म कर रहा होता है। चियांग भी वहीं पर आया होता है। कॉन्सर्ट ना मिलने की वजह से लिंसी को यहाँ पर परफॉर्म करना पड़ रहा होता है। चियांग बहुत अपसेट होता है तो ये लिंसी से कहने लगता है कि हम दोनों की कंडीशन एक जैसी ही है। लिंसी से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है तो चियांग कहता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। लिंसी को कहता है कि तुम मुझे अपने ब्रेकअप की कहानी बता सकते हो। लिंसी कहता है कि तुम्हारा ब्रेकअप किसके साथ हुआ है तो चियांग कहता है कि नैन के साथ। लिंसी हैरान होते हुए कहता है कि लेकिन तुम और नैन तो रिलेशनशिप में थे ही नहीं। चियांग कहता है कि नैन और तुम्हारा भाई रिलेशनशिप में है। ये सुनकर लिंसी बहुत हैरान होता है तो चियांग कहता है कि शायद तुम्हें भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम। लिंसी कहता है कि लेकिन उन दोनों की रिलेशनशिप से तुम्हारा क्या ताल्लुक है। चियांग कहता है कि तुम सही कह रहे हो, इस सब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लिंसी कहता है कि अब मैं समझ गया हूँ कि तुम मेरे साथ आज ड्रिंक क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि मैं नैन को हासिल करने में बिल्कुल भी तुम्हारी मदद नहीं करने वाला हूँ। मैं अपने भाई की साइड पर हूँ। चियांग कहता है कि मैंने कब तुमसे ये सब करने के लिए कहा है, मैं तो बस किसी से बात करना चाहता था क्योंकि मैं बहुत अपसेट हूँ। चियांग लिंसी से कहता है कि तुम मुझसे बेहतर हो, कम से कम तुम्हारा भाई तो तुम्हारे ड्रीम को सपोर्ट करता है।
मैं तो जो भी करता हूँ मेरे डैड को लगता है कि मैं बस उनसे पैसे लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। वो मुझे कभी भी किसी चीज के लिए सपोर्ट नहीं करते और ना ही कभी मुझसे खुश होते हैं। लिंची कहता है लेकिन अपने भाई की सपोर्ट होने की वजह से मुझ पर प्रेशर और भी ज्यादा है कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि मैं अपना सपना कभी पूरा भी कर पाऊंगा। चांग कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम बहुत टैलेंटेड और तुम्हारा म्यूजिक वाकई में काबिल तारीफ है। लिंची कहता है कि आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तो चांग कहता है कि तुम मिस्टर मा के साथ काम नहीं करो बल्कि मेरे साथ काम करो। लिंची सुनकर बहुत हैरान होता है, कहता है कि हम किस चीज पर काम करेंगे? चांग कहता है कि वो तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन हमें अपने ड्रीम्स पर गिव अप नहीं करना चाहिए। नैन लिंशॉ से फोन पर बात कर रही होती है कि यहाँ पर एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। नैन पूछती है कि किस चीज की आवाज है? तो लिंशॉ कहता है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, एक फैक्ट्री में आग लग गई होती है। यांग लिंशॉ से कहता है कि तुम सस्पेंड हो तो तुम क्यों आ रहे हो? लिंशॉ कहता है कि मैं अपनी जॉब से सस्पेंड हूँ लेकिन अपनी ड्यूटी से नहीं। ये लोग रास्ते में ही जब आग को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि आग किस कदर फैल चुकी है। इन सभी को अंदाजा हो गया होता है कि ये मिशन बहुत डेंजरस होने वाला है। अब सभी फायर फाइटर्स अपने घर मैसेज कर रहे होते हैं। लिंशॉ भी नैन को मैसेज करने वाला होता है लेकिन ये नैन को मैसेज नहीं करता। नैन बहुत परेशान होती इसलिए फायर स्टेशन आ जाती है। कैंटीन के इंचार्ज यहाँ पर नैन को देखकर कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर लिंशॉ के लिए आई हो? नैन कहती है कि हाँ। नैन लेडी के साथ बैठकर बातें कर रही होती है कि यहाँ पर फिर से एक धमाके की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनते ही नैन बाहर भाग जाती है। दूर से इस भड़कती हुई आग को देखकर नैन और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। 2 दिन से मिशन जारी होता है। शन मिस्टर हान के पास आकर कहता है कि क्यों ना नैन को हम कुछ दिन की छुट्टी दे दें। तो मिस्टर हान कहते हैं कि क्या नैन ने ऐसा खुद कहा है? तो शन कहता है कि नहीं, शिकवा बता रही थी कि नैन काम पर बिल्कुल भी कोई बात नहीं करती। काम खत्म होते ही नैन फायर स्टेशन चली जाती है और उनके वापस आने का इंतजार करती है। अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो नैन बीमार हो जाएगी। मिस्टर हान कहते हैं कि उसने खुद छुट्टी नहीं मांगी और वैसे भी मुझे लगता है कि इस वक्त उसका काम में मसरूफ रहना ही ज्यादा बेहतर है। दूसरी तरफ लिंची और लिंशॉ के डैड भी न्यूज देखकर बहुत परेशान होते हैं। लिंची अपने डैड से कहता है कि आप अंकल मैंग को कॉल करके लिंशॉ के बारे में पूछते क्यों नहीं है? डैड लिंची को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। ये लिंची से कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा भाई जरूर वापिस आएगा। लिंशॉ घर कॉल करना चाह रहा होता है लेकिन इसका फोन टूट गया होता है। अब यांग और लिंशॉ को कैप्टन मैंग अपने पास बुलाते हैं। ये इनसे कहते हैं कि तुम लोगों का स्टेशन सबसे बड़े फायर स्पोर्ट को हैंडल करेगा। ऑर्डर मिलते ही लिंशॉ अपने साथियों के साथ यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ नैन लिंशॉ का इंतजार करके रोए जा रही होती है। ये लेडी नैन के पास आकर कहती है कि तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। तो नैन कहती है कि मुझे भूख नहीं लगी। ये लेडी कहती है कि उनके वापस आने से पहले तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। ये सुनकर नैन खाना खाने के लिए तैयार हो जाती है। नैन यहीं पर सो गई होती है। जैसे ही इसको गाड़ियों के वापस आने की आवाज सुनाई देती है तो ये भागते हुए नीचे आती है। नैन नीचे आकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती क्योंकि इसको कहीं पर भी लिंशॉ दिखाई नहीं दे रहा होता। नैन शॉ से पूछती है कि लिंशॉ कहाँ पर है? शॉ कहता है कि वो हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही नैन जल्दी से हॉस्पिटल आ जाती है। नैन रिसेप्शन पर लिंशॉ के बारे में ही पूछ रही होती है कि इतने में लिंशॉ नैन को आवाज देता है। नैन लिंशॉ को हक करके रोने लगती है। लिंशॉ भी नैन को इतने दिनों बाद देखकर रोने लगता है। अब लिंशॉ नैन से कहता है कि तुम बहुत परेशान हो गई होगी। नैन कहती है कि मैं फायर स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सब लोग वापस आ गए लेकिन तुम मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। जब मैंने शॉ से पूछा तो उसने मुझे बताया कि तुम हॉस्पिटल में हो। ये सुनते ही मैं परेशान हो गई थी कि शायद मैं कभी तुम्हें दोबारा ना देख पाऊँ। लिंशॉ कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ। ये यांग के बारे में कुछ कहना चाह रहा होता है तो नैन इससे पूछती है कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। लिंशॉ कहता है कि मैं सस्पेंड था, इसीलिए कल रात ऑर्डर मिलने के बाद यांग की फ्रेंड से लीड कर रहा था। लिंशॉ रोते हुए कहता है कि यांग जख्मी हो गया है। ये सुनकर नैन भी परेशान हो जाती है। लिंशॉ के आंसू साफ करती है। अब यांग को सर्जरी के बाद जैसे ही होश आती है तो लिंशॉ और नैन इससे मिलने के लिए जाते हैं। यांग कहने लगता है कि मैं अपने पाँव को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। जब ये देखता है तो उसको मालूम होता है कि इसकी टांग कट गई है। ये देखकर यांग बहुत शौक हो जाता है। यांग लिंशॉ को देखकर कहने लगता है कि तुम उदास मत हो, मैं मरा तो नहीं हूँ। यांग कहता है कि पहले मैं सोचा करता था कि न जाने मुझे कब लंबी छुट्टी मिलेगी ताकि मैं पूरी दुनिया घूम सकूं। मुझे लगता है कि अब मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो गई है। ये बार बार लिंशॉ से यही कहे जा रहा होता है कि सब ठीक है। लिंशॉ कहता है कि सारी गलती मेरी है, अगर मैं सस्पेंड ना होता तो तुम्हें कभी भी ऊपर नहीं जाना पड़ता। यांग कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है, वो सिर्फ एक हादसा था। लेकिन लिंशॉ बहुत बुरा महसूस कर रहा होता है। ये रोए जा रहा होता है। इतने में यहाँ पर कैप्टन मैंग के साथ सभी फायर फाइटर्स यांग से मिलने के लिए आ जाते हैं। कैप्टन मैंग यांग को इस हालत में देखकर बहुत अपसेट होते हैं और ये यांग को चेयर अप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आज यांग को सब हॉस्पिटल से पिक करने के लिए आते हैं। लिंशॉ यांग के लिए इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर लेकर आता है। नैन यांग से कहती कि मैंने और लिंशॉ ने तुम्हारे लिए ये लेटेस्ट इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक व्हील चेयर चूज की है। लिनशॉ कहता है कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, ये व्हील चेयर नैन ने ही ऑनलाइन सर्च करके ढूंढी है। यांग कहता है कि तुम्हें ये इतनी महंगी व्हील चेयर नहीं खरीदनी चाहिए थी। लिनशॉ कहता है कि तुम्हें तो कहा था कि तुम दुनिया ट्रेवल करना चाहते हो। अब यांग की व्हील चेयर ट्राई करता है और इन सबको थैंक्स बोलता है। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद सब लोग यांग के साथ डिनर करते हैं। सभी लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि ये लोग यांग के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहे। वापस जाते हुए लिनशॉ नैन को थैंक्स बोलता है तो नैन कहती है कि तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रहे हो। लिनशॉ कहता है कि इस टाइम पर मेरा साथ देने के लिए। लिनशॉ नैन से पूछता है कि 5 साल से जिस पर्सन को तुम इमेजिन कर रही थी, अगर वो मैं ना होता तो। नैन कहती है कि मैं एडमिट करती हूँ कि मैं 5 सालों तक उस पर्सन के बारे में सोचती नहीं जिसने मेरी जान बचाई थी, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती थी, बस मैं उसकी रिस्पेक्ट करती थी। जब मुझे मालूम हुआ कि वो पर्सन तुम ही हो, उस टाइम मैं खुद को बहुत लकी महसूस कर रही थी। नैन लिनशॉ से कहती है कि सच्चाई जानने से पहले ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। लिनशॉ कहते हैं लेकिन मेरी जॉब बहुत डेंजरस है, तुम यांग को ही देख सकती हो। नैन कहती है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। लिनशॉ कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें कांस्टेंट फियर में जीना पड़ेगा। नैन कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन क्या तुम सिर्फ इसी वजह से मुझसे ब्रेकअप कर लोगे। लिनशॉ कहता है कि नहीं। नैन कहती है कि हर साल एक्सीडेंट्स की वजह से बहुत सारे डांसर्स पैरालाइज हो जाते हैं और हर रोज न जाने कितने ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं। हम सारी जिंदगी घर पर तो नहीं रह सकते ना, हमें नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है, इसलिए कल की फिक्र की वजह से हमें अपना आज खराब नहीं करना चाहिए। लिनशॉ कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि मुझे चूज करने से पहले तुम ये अच्छे से सोच लो। नैन कहती है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया है। लिनशॉ नैन से कहता है कि क्या तुम कल फ्री हो, मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जाना चाहता हूँ। आज लिनशॉ नैन को अपने साथ फायर फाइटर्स के फ्यूनरल पर लेकर आता है। लिनशॉ नैन से कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ पर इसलिए लेकर आया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे चूज करने से पहले तुम एक दफा अच्छी तरह सोच लो। नैन कहती है कि मैंने सोच लिया है। लिनशॉ कहता है लेकिन अगर तुम मुझे चूज करोगी तो हम दोनों को साथ गुजारने के लिए बहुत कम वक्त मिलेगा। नैन कहती है कि मैं जो भी टाइम मिलेगा हम उसको अच्छे से स्पेंड करेंगे। लिनशॉ कहता है कि तुम्हें खुद को मेंटली प्रिपेयर करना होगा कि तुम मुझे कभी भी खो सकती हो। नैन लिनशॉ से कहती है कि तुम मेरी फिक्र नहीं करो, तुम्हारे जाने के बाद मैं अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी क्योंकि बचपन से ही मैं अकेली रह रही हूँ। लिनशॉ कहता है कि कभी कभी मौत सबसे खौफनाक चीज नहीं होती। नैन कहती है कि मैं समझती हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम हर किसी के हीरो बनो, तुम दुनिया को प्रोटेक्ट करो, मैं तुम्हें करूंगी। लिनशॉ कहता है कि आखिरी बार मैंने इस झंडे के नीचे अपनी कंट्री को सर्व करने का वादा लिया था और आज मैं तुमसे यहाँ पर वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नैन को कभी धोखा नहीं दूंगा और न ही कभी इस पर गिव अप करूंगा। मैं हमेशा याद रखूंगा कि कोई घर पर मेरा सेफली वापस आने का इंतजार कर रहा है। लिनशॉ नैन से कहता है कि मेरी जिंदगी मेरे देश की और मेरा दिल तुम्हारा है। ये सुनकर नैन लिनशॉ को हक करती है। आज यू और असिस्टेंट लू यांग की टेक केयर करने के लिए घर पर आए होते हैं। ये लिनशॉ को कॉल करके बुलाते हैं क्योंकि इन्होंने यांग को जो नैनी रखवा कर दी होती वो उसने फायर कर दी होती है। ये सब इसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि तुम अकेले नहीं रह सकते, वो सिर्फ तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन यांग बहुत गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि अब मैं अपने खुद के काम भी नहीं कर सकता हूँ। यांग का गुस्सा देखकर लिनशॉ कहता है कि ठीक है, हम अब तुम्हारे लिए नैनी को हायर नहीं करेंगे, अगर तुम ऐसे खुश हो तो ठीक है। ये इन दोनों को यहाँ से लेकर चला जाता है। अगले दिन लिनशॉ यांग से मिलने के लिए आता है। लिनशॉ ने कुछ सामान मंगवाया होता है तो ये जब उन्हें लेने के लिए जा रहा होता है तो यांग इसको रोकता है। लिनशॉ कहता है कि तुम्हें क्या कहना है, तो यांग इससे कहता है कि तुम जाओ। यांग को वॉशरूम जाना होता है तो ये खुद चलकर व्हीलचेयर के पास आता है लेकिन यहाँ पर गिर जाता है। लिनशॉ जब इसके पास आता है तो यांग रो रहा होता है। लिनशॉ यांग को उठाने लगता है तो ये रोते हुए कहता है कि तुम मेरे करीब मत आओ। यांग को इस हालत में देखकर लिनशॉ को भी बहुत बुरा लग रहा होता है। यांग रोए जा रहा होता है। ये लिनशॉ से कहता है कि अब मैं यूजलेस हो गया हूँ, तुम भी आखिर कब तक मेरी टेक केयर करोगे। लिनशॉ कहता है कि हम दोनों इतने सालों से साथ हैं, तुम मुझसे बड़े थे इसलिए हमेशा तुमने मुझे अपने छोटे भाइयों की तरह ट्रीट किया है और हमेशा मुश्किल वक्त में तुम हम सबको प्रोटेक्ट करते हो और इस बार भी तुमने हम सबको प्रोटेक्ट किया है। हम सबको बचाने की खातिर तुमने अपनी टांग खो दी, तो इस वक्त में हम तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकते हैं। आज नैन बहुत खुश होती है क्योंकि इसने अपना ऑडिशन पास कर लिया होता है। ये लिनशॉ को भी मैसेज करके इस बारे में बताती है और इससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। लिनशॉ कहता है कि मैं यांग के पास हूँ, वो काफी अपसेट है इसलिए मैं उसको लेकर बहुत परेशान हो रहा हूँ। लिनशॉ वापस जा रहा होता है तो इसको असिस्टेंट लू की कॉल आ जाती है कि यांग छत से छलांग लगाने वाला है। लिनशॉ कहता है कि तुम लोग पैनिक मत करना, मैं बस फौरन वहाँ पर आ रहा हूँ। यू यांग से कहता है कि तुम हमारे साथ वापस चलो। यांग कहता है कि मुझे उसी दिन ऑनर के साथ मर जाना चाहिए था, मैं सिर्फ एक ही काम करना चाहता था जो कि अब मैं नहीं कर सकता हूँ, तो फिर जिंदा रहने का क्या फायदा है। अगर तुम लोग अभी भी मुझे अपना इंस्ट्रक्टर समझते हो तो फिर तुम लोग वापस चले जाओ। अब लिनशॉ भी यांग के पास आ जाता है, इसको समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन यांग बार बार यही कहे जा रहा होता है कि अब मैं एक यूजलेस इंसान हूँ और मैं इस तरह से अपनी बाकी की जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन मैं इस सब को मजीद
बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ली यांग से कहती है कि अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो मुझे जवाब दो। यांग इस लड़की को पसंद करता होता है। लिन शाओ यांग से कहता है कि वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। यांग कोई जवाब नहीं दे रहा होता तो लिन शाओ वायरलेस इसकी तरफ फेंक देता है। अब यांग ली को जवाब देता है। ली इसको कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। यांग कहता है कि कौन सा मिशन। ली इसको इसी बिल्डिंग की लोकेशन बताकर कहती है कि किसी को काउंसलिंग की जरूरत है। यांग कहता है कि मैं वहीं पर हूँ। ली कहती है कि फिर वहाँ की सिचुएशन क्या है। यांग कहता है कि सिचुएशन तो कंट्रोल में है लेकिन विक्टिम अभी भी इमोशनली अनस्टेबल है। ली कहती है कि फिर तुम उसको कंफर्ट करने की कोशिश करो। मुझे तुम्हारी प्रोफेशनल एबिलिटी पर पूरा भरोसा है। तुम अपना हर मिशन पूरा करते हो तो मुझे यकीन है कि इस मिशन को भी तुम जरूर पूरा करोगे। ली कहती है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुम विक्टिम को सही सलामत वापस लेकर आना। ये सुनकर यांग रोने लगता है और ली से कहता है कि ठीक है मैं तुमसे वादा करता हूँ। अब ली खुद भी यहाँ पर यांग से मिलने के लिए आ जाती है। ये यांग को सेफली वापस आने के लिए थैंक्स बोलती है। आज लिन शॉ कैप्टन मिंग के पास आता है और कहता है कि यांग डिसेबल हो गया है लेकिन वो ऑफिस वर्क तो कर सकता है ना, क्या आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। तो कैप्टन मिंग कहते हैं कि यांग को मैंने ट्रेन किया इसलिए मैंने उसके लिए कुछ सोच लिया है, तुम बस अच्छी खबर का इंतजार करो। ये सुनकर लिन शॉ बहुत खुश हो जाता है। आज स्टेशन पर यांग की जगह एक नया डायरेक्टर आ जाता है जिसका नाम लाओमिंग होता है। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।